अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, एक बार कंफर्म कर देना। हाँ हाँ सर, आ गया। ओके ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ सर, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए वो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा क्या बताऊँ सर, ओवरव्यू कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेल्स बात नहीं कर रहा हूँ, बट इतना समझो कि सारे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब डेप्थ वाइज किसी भी टॉपिक में डिटेल्स में नहीं जाना है, बट ओवरऑल पूरा टॉपिक में डिस्कस करना है इसका। ये जो इकोनॉमिक का मैं एक न्यू पैटर्न अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि पहले पूरा इकोनॉमिक्स को एक बार डिटेल्स में थोड़ा बता देते हैं। ये दोनों एंगल में काम आता है, एक एग्जाम स्टार्ट करने के टाइम पे काम आता है। ठीक है, मतलब सॉरी, जब कोई बंदा कोई टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे उसको ये हेल्प करता है कि पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ, फिर मैं डेप्थ वाइज चलता हूँ। मतलब इट्स लाइक कि इंट्रोडक्शन, बट मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जस्ट हल्का सा बोलो और निकल जाओ, कि यहाँ पर मैं थोड़ा ओवरव्यू, मतलब क्या बोलूं, हॉलिस्टिक ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ। और दोनों टाइम में काम आता है, एक कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के टाइम पे, या फिर जब एग्जाम टाइम रिविजन्स करना हो तब भी बड़ा काम आता है। ठीक है, तो चलो सर, मैं लास्ट दिन जो स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यूएशन करता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स ए टू जेड का पार्ट 2। ठीक है, सॉरी सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर है? प्लीज टेल मी, एक बार बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि मैं लास्ट दिन का जो बताया था आप लोगों को, ए टू जेड इकोनॉमिक्स के बारे में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो मैक्रो क्या है, ठीक है, फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में एडम स्मिथ सर के बारे में बात किया था। इकोनॉमिक्स में क्यों ये डिमांड कैसे क्रिएट होता है, ह्यूमन नेचर के साथ इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि सर ह्यूमन जो नेचर है सर, वो एक अनलिमिटेड वांट्स वाला कॉन्सेप्ट में ह्यूमन नेचर चलता है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है ना सर, ये एक बिहेवियरल सब्जेक्ट है। मतलब ये आप बोल सकते हो सर, बिहेवियरल फाइनेंस का एक सब्जेक्ट होता है, बट इकोनॉमिक्स फाइनेंस का ही एक इंटर, मतलब क्या बोलूं सर, फाइनेंस जो होता है ना सर, उसी का बेस है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के बिना तो दुनिया, क्या बताऊं सर, सोच नहीं सकते। तो ये बेसिकली एक सोशल साइंस भी है और ये वेलफेयर साइंस भी है। मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे का मेन रीजन यही होता है कि सोसाइटी अच्छे से जिए। सिंपल बात है सर, कंट्री का डेवलपमेंट हो, सोसाइटल डेवलपमेंट हो, ये मेन पर्पस है इकोनॉमिक्स का। अब इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों अप्रोच मैंने लास्ट दिन बताया था आप लोग। ठीक है, और इसको बताते हुए मैंने आपके साथ बेसिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो इकोनॉमिक्स का काम है ना सर। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स है जो डे टू डे लाइफ में हर एक इंसान, इवन अंबानी भी, इवन वॉरेन बफेट भी, इवन माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो या सुंदर पिचाई हो, या फिर आई होप यू नो दैट ऑल ऑफ देम, कि चाहे रिच हो या पुअर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबका होता है। सर क्या बात करते हो, रिच का क्या प्रॉब्लम? अरे रिच का रिच के जैसा प्रॉब्लम है ना, रिच लोगों का प्रॉब्लम रिच की तरह होगा। ठीक है, गरीबों का प्रॉब्लम गरीबों की तरह होगा, सबका अपना अपना नीड है। ठीक है, कोई एक दिन रेस्टोरेंट में खाने के लिए तरसते हैं, तो कोई एक दिन खाना खाने के लिए तरसते हैं, है ना। हर तरह का लोगों का सोच होता है, अपना नीड होता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है एक, और इस स्किल्स को समझने के लिए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बहुत ही वाइटल है कॉन्सेप्ट है सर, जो मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और आज बना के खाने से नहीं चलेगा, कल के लिए भी कुछ सोचना है। ठीक है, मतलब सिर्फ इस जनरेशन के लिए सोचने से नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन, सिर्फ इस साल के लिए सोचने से नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर या उसके बाद, या फिर सिर्फ आज के लिए सोचने से नहीं होगा, कल क्या होगा। तो व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ,
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक देश है चल रहा है चलने दो, हाँ एक फैमिली है चल रहा है चलने दो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो फैमिली बस चल रहा है चलने दो के आधार पे चलता है, तो फैमिली को स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो फैमिली से ही तो विलेज बनता है सर, फैमिली से ही पाड़ा बनता है, पाड़ा से एक डिवीजन बनता है, सब डिविजन्स बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है, हाँ या फिर एक टाउनशिप बनता है, फिर कुछ टाउन को मिला दो तो एक कुछ विलेज को मिला दो तो एक स्टेट बनता है, हाँ फिर कुछ स्टेट को मिला दो तो कंट्री बन जाता है, और कंट्री को मिला दो तो एक कंटिनेंट, कंटिनेंट को मिला दो तो एक क्या बोलेंगे उसको, वर्ल्ड, जो भी सोचो आप। सो व्हाट इज द फैक्ट, एक फैमिली का सोच भी बहुत बड़ा होता है सर। एक फैमिली का सोच कि एक फैमिली क्या सोचते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू से फाउंडेशन लेवल में फॉर सीए, फॉर सीएमए, फॉर सीएस, ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं। इवन बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, हर जगह में यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मैं लास्ट दिन बोल दिया था, और जो नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने बोला था आपको। बेसिकली देयर आर तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम, याद होगा सर। एक बकरी का एग्जांपल दिया था, एक ओनर और उसका बकरी, छागल, क्या बोलते हैं बंगाली में हम लोग, छागल बोलते हैं, छागल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बकरा, बकरी, जो भी बोलो आप। और बेसिकली एक बकरा था या बकरी था, वटेवर, उसके साथ एक उसका ओनर था। तो कैसा घास खाना है, उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया था। तो ये है दुनिया भर का इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कैपिटलिस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है, लाइक यूरोप, अमेरिका। सोशलिस्ट सिस्टम नॉर्मली चाइना में देखने को मिलता है, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है, क्यूबा, क्यूबा इज अ साउथ साउथ अमेरिकन कॉन्सेप्ट में चलता है, साउथ अमेरिका के थोड़ा ऊपर है, वेस्ट इंडीज एरिया में मिलेगा आपको क्यूबा। रशिया, ठीक है, ये सब मिक्स्ड सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत जैसे देश, हाँ ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में चलता है, मतलब थोड़ा सोशलिस्ट भी और थोड़ा कैपिटलिस्ट भी, हाइब्रिड मोड ऑफ इकोनॉमी सिस्टम वो वर्तमान में, ठीक है, करेंट सिस्टम जो है। तो ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको डिमांड स्टार्ट किया था कि सर डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, आर्क इलास्टिसिटी क्या है। आज थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है, कि मीनिंग ऑफ डिमांड, मतलब आप आज समझ सकते हो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के हार्डकोर पार्ट में एंटर कर रहे हैं सर, ठीक है। इसमें मैं आपको मीनिंग ऑफ डिमांड, उसमें अलग अलग टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज, ठीक है, कैसे डिमांड को मेजर किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बात करना, ठीक है। ऐसे तो चैप्टर वाइज डिटेल्स बातचीत होता है सर, जब मैं ये जैसे कि मेरा नोट्स आप लोगों को पता होगा जो लोगों के पास है, ठीक है, इसके अंदर से जाके भी हम लोग आपको डिटेल्स में बता सकते हैं, बट मैं करेंटली थोड़ा डिटेल्स में नहीं, ओवरव्यू कॉन्सेप्ट में चल रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो कि कितना तरह का इलास्टिसिटी है, कैसे वो इलास्टिसिटी मेजर होता है। एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में भी मैं एक बात करूंगा। फिर मैं आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, मार्केट, ठीक है, वापस मार्केट में भी बात कर लूंगा। ऐसे कुछ लोगों ने मार्केट का डिटेल्स क्लास किया है रिसेंटली, ठीक है, बट कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सर, एक वापस एक अनदर पॉइंट बात करते हैं सर। किस पे बात करते हैं सर, जैसे हर एक टॉपिक का डिटेल्स डिस्कशंस ऑलरेडी एक बार मैंने करवाया रिसेंटली, फिर से करूंगा, क्योंकि राउंड द ईयर चलता रहता है सर, यही बातें, एक ही बात घूम फिर के आता रहता है, चलता रहता है नदी की तरह। तो मीनिंग ऑफ डिमांड, हाँ सर, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और डिमांड के बारे में बात नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है। हाँ, विदाउट डिमांड इकोनॉमिक्स तो आधा अधूरा है सर। यस सर, नो सर, बोलो। डिमांड के बिना इकोनॉमिक्स तो कुछ है ही नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं सर, कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि डिमांड क्या है सर, डिमांड का बेसिक डेफिनेशंस क्या है, और डिमांड इतना जरूरी क्यों है। अब देखो, डिमांड के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इन सिंपल अगर मैं किताबी भाषा आपके साथ यूज करूँ, मतलब बुकिश लैंग्वेज, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स में डिमांड के बारे में क्या कहा गया कि भाई आपका जो डिजायरेबिलिटी है ना, आपका जो डिजायरेबिलिटी है, मतलब आप जो चाहते हो, ठीक है, हर इंसान का एक अपना चाहत होता है। चाहा तो बहुत पर चाहूंगी तुम्हें, ठीक है, जो भी हो चाहते हैं। किसका बात कर रहे हैं सर, कोई कॉमोडिटी का बात कर रहे हैं सर, इंसान
ह्यूमन बीइंग को जो चाहते हैं वो वाला चाहत नहीं सर, वो इकोनॉमिक्स में नहीं आता। उसके लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा। हाँ, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। इंसान का इंसान के प्रति जो चाहत है, जैसे कि किसी का गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के प्रति, या फिर माँ बाप के बच्चे के प्रति, जो भी, वो तो अलग चाहत है सर। बट हम लोग वो डिमांड पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डिमांड क्या है? डिमांड मीन्स डिजायर और विश टू बाय एंड कंज्यूम ए कमोडिटी। चाहे वो कमोडिटी आपके लिए एक गाड़ी हो, चाहे आपका फेवरेट फूड हो, ठीक है, चाहे आपका फेवरेट मूवी हो, वट जो भी आप चाहते हो, ठीक है, चाहे कमोडिटी हो चाहे कोई सर्विस हो, बैक्ड बाय एडिक्वेट एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, अभी क्रिसमस आने वाला है सर। ऐसे तो कोलकाता में तो ठंडा गिरा नहीं सर, मतलब पूरा गर्मी चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मार्च में हैं, मार्च अप्रैल का वेदर लग रहा है मुझे। ठंड का नाम ही नहीं है, बेकार में सब जैकेट विंचेटर बेकार में पड़ा हुआ है। चलो अलग बात। बट बाकी भारत में बर्फ भी गिर रहा है, मैं खबर देखता हूँ, कश्मीर से लेके हिमाचल में, ये सब जगह में बर्फ है, काफी ठंड, कोल्ड वेव चल रहा है सर। बट माई क्वेश्चन ये नहीं है कि कहाँ ठंडा है कहाँ गर्मी है, वो बात नहीं है सर। पॉइंट इज दैट कि अब जब वेदर गर्म ठंडा वाला है, क्रिसमस वाला फीलिंग है, तो ऐसे फीलिंग्स में केक का डिजायर सबको होता है। क्या बोलते हो सर? हाँ, केक। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ऐसे क्रिसमस वाले सीजन में अगर किसी को केक खाना हो तो वो घर पे भी बना सकता है, लेकिन घर पे बनाना हो तो क्या करना होगा? इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स के थ्रू से वो केक बना के खा सकता है। या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर उसके पास पैसा है तो वो केक को बाई करके भी खा सकते हैं, है ना। आपके पास दोनों ऑप्शन है ना। अब केक का डिमांड फुलफिल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। डिमांड मीन्स डिजायर और विश टू बाय एंड कंज्यूम ए कमोडिटी और सर्विस backed by adequate ability to pay and willingness to pay. This is simple. आपके पास केक खाने का मन भी होना चाहिए, और केक अगर आपको बाय करना है, से फॉर एग्जांपल कोई भी दुकान से आप बाय करना चाहते हो, आपका एबिलिटी होना चाहिए और पेमेंट करने का इच्छा भी होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ केक खाना है मतलब जस्ट सिंपल डिजायर हो गया। सिंपल डिजायर से क्या होता है सर? सिंपल डिजायर मतलब डिजायर है, वो डिमांड नहीं है, ठीक है। डिमांड में बदलना है तो परचेसिंग पावर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? परचेसिंग पावर। अगर दुकान का केक खाने का दाम देने का पॉकेट में पैसा नहीं है, तो फिर इंग्रेडिएंट्स लाओ, ठीक है, मैदा, बेकिंग सोडा, अंडा, जो लोग अंडा पसंद करते हैं, अगर अंडा से नहीं बनाना है, वेजिटेरियन है, तो फिर आप किससे बना सकते हो? हाँ, दही से। हाँ, कार्ड से भी बन जाएगा सर, ठीक है। तो आप बना सकते हो घर पे, उसमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और बड़ा सा केक बना सकते हो सर। अगर घर पे ओवन नहीं है, अरे भाई आग जला के कर लो, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में। बट बनाना कोई भी कर सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, ये दोनों होना चाहिए। पे करने का इच्छा भी होना चाहिए और परचेसिंग पावर भी होना चाहिए। अगर यही केक की जगह कोई कार के बारे में होता तो आप क्या करते? अगर जैसे मानो BMW या ऑडी या वॉट, जो शायद आप देखते हो, अच्छा लगता है, खरीदना है, बट बाई नहीं कर सकते, तो बाई नहीं कर सकते तो अभी डिमांड नहीं है, वो डिजायर है, ठीक है। अब डिजायर से डिमांड पे पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है भाई। हाँ, इंसान की जिंदगी में डिजायर बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो डिजायर को अगर डिमांड में बदलना है तो मेहनत है। ये ब्रिज जो है ना सर, डिजायर से डिमांड में पहुंचने का, इसमें क्या है बीच में? मेहनत। हाँ, क्या बोलेंगे मेहनत को? स्ट्रगल। हाँ, स्ट्रगल बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं, चलो स्ट्रगल ही बोल देते हैं। स्ट्रगल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप अपने डिजायर को डिमांड में बदलने के लिए मेहनत करो, स्ट्रगल करो, जो करना है करो, बट दैट इज पॉसिबल सर। तो यही है डिमांड इन सिंपल। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? ये तो हो गया नॉर्मल डिमांड क्या सर है। हाँ बोलो सर। सर बोलो। অ্যাডিকুয়েট মানে কি? যথেষ্ট, বাংলাতে অ্যাডিকুয়েট মানে হচ্ছে যথেষ্ট, এনাফ। ওকে। ओके, एनफ। एनफ मनी होना चाहिए, आधा मनी होने से भी नहीं होगा, पूरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। नाउ व्हाट इज द पॉइंट्स हियर? सर पॉइंट ऐसा है कि डिमांड का एक फंक्शंस होता है, ऐसे जब डिटेल्स में पढ़ते हैं तो हम लोग ये सब फंक्शंस को लिखते हैं।
बट फिलहाल मैं आपको जस्ट सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। ये सिंपल तरीके से डिमांड का फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये मैथमेटिक्स में, मैथ्स में एक फंक्शन यूज होता है ना भाई, कौन किस पे डिपेंड करता है। मतलब डिमांड भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो, बात को समझे। डिमांड भाई तुम किस पे डिपेंड करते हैं, तो डिमांड कहते हैं मैं प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, मैं रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, मैं आपकी इनकम पे डिपेंड करता हूँ, मैं आपके टेस्ट पे डिपेंड करता हूँ, मैं आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस पे भी डिपेंड करता हूँ, और मैं आपके अदर फैक्टर्स में भी डिपेंड करता हूँ। मतलब समझे कुछ। पी फॉर व्हाट, पी फॉर प्राइस, पी आर फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी मैं बोल रहा हूँ, अब लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्स नोट्स के अंदर ये सारा बात लिखा हुआ है, और मैं जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में बात करूंगा सर, ठीक है। तो प्राइस, प्राइस फॉर रिलेटेड गुड्स आप लिख के रख सकते हो अपने मर्जी से, बट अभी मैं डिटेल्स में लिखाने के ऊपर नहीं ध्यान दे रहा हूँ सर, ठीक है। सो डिमांड इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब जैसे मानो कि एनी टाइम एनीथिंग जो सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स, दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पीआर। सर चा कॉफी, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, चा कॉफी इज लाइक, चा कॉफी चा सर। कॉफी हाँ, उसको क्या बोलेंगे, किस तरह का गुड्स है चा सर, कॉफी। रिलेटिव सब्स्टिट्यूट गुड गुड्स है। हाँ सर, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। थैंक यू सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड आंसर सर। चा कॉफी जो बोला आपने, वेरी गुड सर। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, या तो चाय पीना है या तो कॉफी पीना है। आज तक ऐसे पागल तो मैंने नहीं देखा कि जो एक साथ चाय कॉफी पीता है। मतलब आज तक तो मैंने देखा कि एक बार चाय का चुस्की ले रहा है तो एक बार कॉफी का चुस्की ले रहा है। देखा कभी आप लोगों ने? हाँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मतलब एट ए टाइम कोई भी बंदा चाय कॉफी दोनों एक साथ नहीं लेता। मैंने, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आजकल कॉकटेल का जमाना है। हाँ, ऐसे मैं एक चीज करता हूँ, कभी कभी ट्राई किया मैंने, चाय में थोड़ा सा कॉफी डाल के पीता हूँ। ये मैं थोड़ा ट्राई करके देखा, ठीक है। मतलब चाय बना लो, उसमें दो चार बूंद कॉफी दे दो ठीक है, तो एक कॉफी का टेस्ट ज्यादा आ जाता है, चाय का टेस्ट मर जाता है। बट आप ट्राई कर सकते हो अगर कभी नहीं किए तो, ठीक है। तो ये कोई कोई करता है, बट चाय और कॉफी अलग अलग बना के एक साथ पीना ऐसा तो नहीं देखते। तो बेसिकली चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। तो एनीथिंग जो सब्स्टिट्यूट है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों चाहिए तो एक साथ चाहिए, दोनों चाहिए तो एक साथ चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। जैसे कि पेट्रोल बाइक, हाँ, मतलब मानो कि पापा से जिद करके बाइक तो खरीद लिए, पर पेट्रोल भराने का पैसा भी तो चाहिए। सर पैसा है तो ठीक है, सर पैसा नहीं है तो मत खरीदो बाइक। समझेगी नहीं, क्योंकि बाइक खरीदना एक एसेट हो गया, लेकिन मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोले तो बाइक कैपिटल एक्सपेंस है। बट डेली बाइक में तेल भराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस उठाने का अगर दम है तो बाइक खरीदो, और अगर दम नहीं है, सर मैं ऐसा ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि डेली मतलब बाइक में तेल भराने लायक अभी मेरा अर्निंग नहीं है, सो डोंट बाय बाइक और कार वट एवर, ठीक है। अगर आपको लगता है मतलब तेल का दाम बढ़ने से चिल्लाना चालू कर दोगे, बाद में चिल्ला लेना लेकिन आप पहले देख लो आपका सिचुएशन, तेल भारत में नहीं होता है, ज्यादातर तेल सभी फॉरेन कंट्री से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग तेल सब। पेट्रोल डीजल का बात कर रहा हूँ, भारत में बहुत ही कम ये तेल वगैरह मिलता है, बहुत ही कम। आसाम में थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत साउथ में मिलता है, बहुत ही कम है तेल या गैस जो भी बोलो, बहुत ही लो है अभी भी। तो जरूरी नहीं कि दुनिया के हर देशों में हर चीज मिलेगा, बट वॉट एवर, आपको मैं बस इतना बताने का कोशिश किया कि रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे सब्स्टिट्यूट में आप लोगों ने बोला चाय कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, पेट्रोल बाइक। पेट्रोल बाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आ सकता है, अभी जरूरी नहीं है इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ। बट कुछ भी, जैसे मानो कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कीबोर्ड उसके साथ चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों है तो काम है, नहीं तो नहीं। कंप्यूटर खरीद रहे हो तो माउस चाहिए, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब या तो ये ले लो या तो वो ले लो। तो सिंपल बात है, रिलेटेड गुड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो प्रोडक्ट का दाम, रिलेटेड गुड्स का दाम, आपका इनकम, पसंद, टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी फॉर टेस्ट प्रेफरेंस, आपका पसंद, जिसमें पसंद आ जाए ना, और मैंने वो बोलते हैं ना दिल दे दिया भाई, इस चीज पे दिल दे दिया, अरे भाई दिल देना मतलब पसंद, मेरे को पसंद आ गया। अब पसंद आ गया तो लेना है, दाम कुछ भी हो,
दाम कुछ भी हो तो लेना है, ऐसा थोड़ी है कि अगर दाम कुछ भी हो तो पसंद आ गया लेना है। वो अलग बात है, मूवी में चलता है, बॉलीवुड वाले मूवी में ऐसा ठीक है कि भाई जो मुझे पसंद आ जाता है ना उसको मैं लेके ही छोड़ता हूँ, वो मूवी में सही है, बट रियल लाइफ में इतना सही नहीं है सर, ठीक है। पसंद आ गया तो लेके ही छोड़ता हूँ, वो अलग चीज है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस मतलब अगर फ्यूचर में दाम कम हो जाए तो अभी डिमांड बढ़ जाएगा, सॉरी अभी डिमांड कम हो जाता है, दाम फ्यूचर में कम होगा तो अभी थोड़ी ना ज्यादा लेना है, जब कम होगा तब ले लेंगे। नॉर्मली लोग यही पसंद करते हैं ना, आमतौर पे लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, सस्ता में डिमांड बढ़ता है कि महंगा में डिमांड बढ़ता है, नॉर्मल वे में, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का दाम, सस्ता है। हाँ सस्ता में, वेरी गुड सर, सस्ता है तो डिमांड है, नॉर्मल, एक्सेप्शंस है, देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। और अदर फैक्टर मतलब ये नहीं, अदर फैक्टर जैसे मानो अदर फैक्टर में बहुत कुछ आ सकता है, कुछ एरिया है मानो जहाँ पर से फॉर एग्जांपल मे बी इन एनी सिटी इन एनी स्टेट जहाँ पर महिलाएं ज्यादा है, ठीक है, जैसे भारत में कुछ एरिया है जहाँ पर लेडीज ज्यादा है, मतलब मेल से फीमेल ज्यादा है, तो वहाँ पर फीमेल के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। कई एरिया में बूढ़े लोग ज्यादा है, ठीक है, बूढ़े लोग ज्यादा है मतलब ओल्ड एज पीपल, तो ओल्ड एज पीपल ज्यादा है तो ओल्ड एज टाइप ऑफ प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होता है। लाइक जो बोलते हैं ना हम लोग दादू का छड़ी स्टिक वगैरह जो होता है ओल्ड एज लोगों के लिए, टीथ वगैरह जो होता है नकली टीथ वगैरह, इसका डिमांड हो जाता है। अगर बच्चा ज्यादा है तो मिल्क फूड, बच्चे लोगों के लिए जो होता है इन्फेंट फूड्स वगैरह का डिमांड हाई रहता है। तो इट्स डिपेंड। तो अदर फैक्टर भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा सकता है, सर्विस का डिमांड बढ़ा सकता है, जो डिपेंड करता है उस सिचुएशंस पे, उस एरिया के ऊपर कि क्या चल रहा है अदर फैक्टर में, ठीक है। अदर फैक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंजम्पशन के ऊपर भी कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर किसी एरिया में लोगों का इनकम अच्छा है तो फिर उस एरिया में ना आपको एक बहुत ही कांस्टेंट डिमांड देखने को मिलेगा। जैसे अगर कोई भी कंट्री है जहां पर लोग अर्निंग अच्छा करता है, मतलब बेसिकली इतना कहो कि अर्निंग लेवल में इक्विलिब्रियबिलिटी है, ठीक है, मतलब अनइवन नहीं है सर, ठीक है, अनइवन नहीं है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना इक्वलिटी ऑफ इनकम या फिर इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। अगर किसी स्टेट या कंट्री इक्वलिटी ऑफ इनकम में है ना तो वहां उस एरिया में ना डिमांड बहुत कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर अगर अनइक्वल है, ठीक है, मतलब इनइक्वल है, मतलब समानता नहीं है, कुछ लोग बहुत बड़ा है, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो कुछ लोग बहुत रिच है, ठीक है, इनइक्वालिटीज, दैट इज नॉट डिमांड, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है सर, ये अच्छा चीज नहीं है, बट हमारे देश में देखने को मिलता है। हमारे देश में बहुत हाई रिच भी है और हमारे देश में सबसे गरीब भी है। दुनिया का सबसे रिच इंसान भी भारत में ज्यादा रहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े बड़े झोपड़पट्टी भी भारत में है। बोलने में अच्छा लगता है बट यही है हमारे देश, ठीक है, करंट हालत में यही हमारा देश है। सुनने में मुझे तो अच्छा नहीं लगता, झोपड़पट्टी वर्ड इज अ नेगेटिव लगता है मुझे, बट क्या करें, स्लम है हमारे देश में, उसका अलग कहानी है। स्लम क्यों बना हमारे देश में, क्या भारत में ऐसा हमेशा से था? नहीं, हमेशा से नहीं था, बट अभी है, अब है तो है, अब क्या किया जाए, अब स्लम में है तो फिर इनइक्वलिटीज है, लेकिन अगर किसी कंट्री में स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए तो फिर ये स्लम और रिच पीपल के बीच में गैप कम हो जाना चाहिए, या तो सभी लोग स्लम में रहे। सर ऐसा हो सकता है क्या रियलिटी में? सर नहीं, ऐसा पॉसिबल रियलिटी में बहुत मुश्किल है। मॉडरेट लेवल इनकम के लिए रशिया जाने जाते हैं, जहां पर कोई बहुत रिच भी नहीं है और बहुत पोर भी आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे रशिया में ऐसा पॉसिबल इसलिए है, पूरा रशिया में सिर्फ 14 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे वेस्ट बंगाल में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। सो डोंट कंपेयर रशिया विद इंडिया, ओके, मतलब ऐसा गलती ना करे, ओके, ऐसा गलती ना करे, कंपेयर करना है तो बराबर पे करना चाहिए। हाँ, हम चाइना से कंपेयर जरूर कर सकते हैं, ओके सर। तो अब ये था डिमांड के बारे में कुछ बातें। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या স্যার कहता है? हाँ बोलो। স্যার এফ এর মিনিংটা কি? फंक्शन फंक्शन ওকে স্যার। फंक्शन मतलब बोला ना, मतलब इसको बंगाली में क्या बोलते हैं जानता है? जैसे बंगाली में मैथमेटिक्स वर्ड बहुत टफ होता है क्योंकि हम लोग उतना पढ़ते नहीं है मैथ, मतलब बंगाली वर्ड्स में मैथ्स। एक सेकेंड में बोलता हूँ। बंगाली में एफ को बोलते हैं अपेक्षक, अपेक्षक इन द सेंस कि मतलब फंक्शंस, फंक्शंस इन द सेंस कि मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि तो डिमांड भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? क्वेश्चन है डिमांड तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो डिमांड कहता है कि मैं तो प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। तो किसके बेसिस में
डिमांड जनरेट होता है। तो यही होता है, ये सब क्या है, फंक्शंस, ठीक है, इसके ऊपर बेस करके डिमांड जनरेट होता है। तो ये जो बेसिस है, दिस इज कॉल्ड, मतलब ऑपिक हॉग इन बंगाली, ठीक है। अब आई डोंट नो आप लोग ऑपिक हॉग का मतलब समझ पाओगे कि नहीं पाओगे, बट छोड़ दो यार, जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स बोल के, ठीक है। ऐसे मैं तो उतना मैथ्स नहीं कराता, मैम कराते हैं, आप मैम से मैथ्स सीख लीजिएगा, जितना कॉमर्स के लिए जरूरी है उतना सीख लीजिए सर। अच्छा, तो वैसे एफ ऑफ एक्स की जगह पी पी आर वाई टी ई ओ आ गया सर, बस और कुछ नहीं। एक्स का वैल्यू पे डिपेंड करेगा वाई का वैल्यू क्या है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसा कोई फंक्शंस बना रहे हो, तो x पे वैल्यू पे डिपेंड करता है कि y के अंदर क्या होगा। सिमिलरली फंक्शंस ऑफ p p और y t e o पे डिपेंड करता है कि डिमांड क्या होगा। बस यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब फिर से मैं फंक्शंस को लिख रहा हूं, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ p p r y t e o। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला है सर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बात का ध्यान रखिएगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब ये जो बाकी पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, बार लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बार लगा दिया मतलब ये फ्रीज हो गया, ठीक है। अब ये नड़ेगा भी नहीं, चढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। नो नॉडन चौड़न हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसको फिक्स कर दिया गया सर, सिंपल बात है। अब p जो है ये क्या हो गया सर, ये सब फिक्स्ड हो गया, तो p वेरिएबल है। p वेरिएबल मतलब p फॉर प्राइस, प्राइस को वैरी करके जब डिमांड चेंज होता है उसे डिमांड कहते हैं। प्राइस वैरी होगा मतलब, प्राइस वैरी का मतलब क्या, हेलो, प्राइस वैरी करेगा मतलब পরিবর্তন क्या। हाँ ऑब्वियसली परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कैसे हो सकता है, लाइक या तो सर बढ़ेगा या तो, फ्लक्चुएशन हाँ बोलो, बोलो सर। फ्लक्चुएशन हाँ फ्लक्चुएशंस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे चेंजेस आ सकता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा। तो प्राइस बढ़ना या घटना, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, प्राइस बढ़े जावा या कम जावा, समझ में आ रहा है। प्राइस बढ़ जाना या कम हो जाना, उसके ऊपर डिपेंड करके जब बाकी चीजों को हम कांस्टेंट रख दिए। अब बाकी चीज क्या है, रिलेटेड गुड्स का दाम, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड एनी अदर फैक्टर, इसको कांस्टेंट क्यों किए सर। देखो किसी चीज को जो प्रूफ करना होता है ना, तो किसी चीज को जब प्रूफ करना होता है तो कुछ चीजों को ना कांस्टेंट रखना पड़ता है या साइड में करना पड़ता है। सारे के सारे चीज को अगर वैरी करा दोगे तो किसी भी चीज का डिमांड पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मानो कि अगर आपको केक खाना है, हाँ सर, मानो कि केक का मैं एग्जांपल लिया था तो मैं वापस आपको केक से ही बता रहा हूँ। अगर आपको ये केक बाई करना है, तो अगर बाई करना है और बाई करने के लिए अगर आपका मेन पर्पस पैसा है, ठीक है, भाई केक खाने का पैसा है 550 टका है कि नहीं सर, ये किसी के पास, सबके पास आजकल है 550, जरूरी नहीं है सबके पास हो 550, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट इज दैट जब 550 का केक आपको खाना है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। अभी 0.5 kg 500 ग्राम के, 1 kg का दाम कितना है, बहुत ही कम दे रहा है, हाँ, 1 kg का दाम 1000 टका। अब देखो भाई 1 kg केक 1000 टका में लेना है कि नहीं। सो इस टाइम पे आपने प्राइस को ध्यान में रख रहे हो सर, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ, प्राइस को ध्यान में रख के आप इसका डिमांड करोगे। आप इस कंपनी का ये क्या है, बेकिंगो। अब आप अगर सिमिलर टाइम पे सोच रहे हो, ध्यान से सुनना बात को, सिमिलर टाइम पे आप सोच रहे हो भाई यहाँ से क्यों लेना है, चलो ना भाई मोंजिनी से लेके आ जाते हैं। हाँ, आई डोंट नो मोंजिनी स्पेलिंग यही होगा, ठीक है, जे होगा क्या, जो भी हो, जे ओ जी जो भी हो, मोंजिनी से लेके आ जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जस्ट बेक्ड, हाँ वो बिस्पाम का, वहां से लेके आ जाते हैं। या फिर और भी नामे हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मिया मोरे, हाँ बड़ा मिया फेमस मोड़े है, हाँ बहुत फेमस है मिया मोरे, ठीक है, वहां से लेके आ जाते हैं। तो एक चीज देखो सर, मिया मोरे से भी केक ला सकते हो, जस्ट बेक से भी ला सकते हो, मोजिनीज से भी ला सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट व्हेन डिमांड आप सोच रहे हो कि
बेकिंगो का लेना है, आई डोंट नो ये कंपनी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, ऑनलाइन में अभी देखा आपके साथ बात करते हुए। तो अगर आप बेकिंगो का केक लेना चाहते हैं ना, इसका डिमांड आप सोच रहे हैं ना, तो इसको कांस्टेंट करो यार। अगर आप इसको भी वैरी कर दोगे तो कभी भी आप इसके डिमांड में नहीं पहुंच पाओगे। बात समझे, है ना? बस आप इसके प्राइस पे सोचो कि क्या इसका दाम, अगर मानो कल अचानक से ऑफर देके आपको बोल रहे हैं कि भाई 999 का केक आपको 599 में मिलेगा, मतलब 1 kg केक, तो फिर आपको अच्छा लगा भाई चलो 1 kg दे रहा है 599 पे, हम लोग 5 दोस्त मिलके अच्छे से मजा करेंगे क्रिसमस पे। यस, तो बेसिकली आप बेकिंग का डिमांड एनालिसिस कर रहे हो और आपका भी डिमांड हो रहा है। बेकिंग का डिमांड एनालिसिस मतलब आप बेकिंग केक का डिमांड ले सकते कि नहीं ले सकते। दिस इज योर डिमांड, बेसिकली योर डिमांड टुवर्ड्स बेकिंग केक। ओके, लेकिन इस मूवमेंट में आपको बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है। आपका इनकम, मतलब आप सोच रहे हो अरे भाई क्या 999 का केक खाना है, चलो यार रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटल में केक खाएंगे। आपका इनकम बहुत ज्यादा है, ये 599 तो आपके लिए तुच्छ सा है। ठीक है, अगर आपका ऐसा फीलिंग आ रहा है तो भी दिक्कत हो जाएगा। या फिर ऐसे सोच रहे हो आप कि भाई 999 से केक खाएंगे, पागल हो गए क्या? बापूजी केक खाते हैं, बंगाल का सबसे फेमस, हर रेलवे स्टेशन और चाय की दुकान पे मिलता है, छोटा सा केक, मेरा सबसे फेवरेट है। ठीक है, सबसे बेकार माना जाता है, लो क्वालिटी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी रास्ते में निकलता हूँ, अगर भूख लगे तो, अगर फ्रेश हो तो मैं वो चाय की दुकान से वो रखा रहता है सर, वहां से निकाल के मैं खाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं स्कूल डेज में भी खाता था, जब मैं खेलता था उस टाइम पे भी खाता था, तो मुझे आज भी आदत है। ऐसे बाकी लोग मुझे बोलते कि अच्छा नहीं हुआ है मत खा, मैं बोला सब अच्छा चलता है, वो अलग बात। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि किसी को दाम ज्यादा लग सकता है तो किसी को दाम कम लग सकता है। तो आप अपने इनकम पे ना जोर कम दो यार। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड एनालिसिस करते हो ना, इनकम को थोड़ा साइड में रखो। इनकम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप सिर्फ प्राइस को देखो कि आप पे कर सकते हो कि नहीं। आप कोई बोलेगा सर प्राइस पे कर सकते हो तो इनकम तो आ रहा है। सर यहाँ पर इनकम मेजर नहीं है, इनकम माइनर है। अब बस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर बेस करके उसका डिमांड एनालिसिस कर रहे हो। और जब आप सिर्फ प्राइस को ध्यान पे रखते हुए डिमांड का एनालिसिस करते हो तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखो, एंड दिस इज कॉल्ड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। टेस्ट, अब अगर आपको बेकिंग का केक खाना है तो मियाँ आप बोलोगे नहीं नहीं यार मुझे तो मियाँ मोरे अच्छा लगता है, तो फिर एनालिसिस हो पाएगा क्या? क्या इसका डिमांड एनालिसिस हो पाएगा? आपको क्या अच्छा लगता है ये मेन बात नहीं है। आप सिर्फ प्राइस के बेसिस पे सोचो कि क्या ये केक आप खा सकते कि नहीं खा सकते आज के लिए। तो आपका टेस्ट को पॉकेट में रख लो अभी। अच्छा फ्यूचर में इसका दाम कम होगा तो मैं लूंगा, वो अभी साइड में रखो, अभी ले सकते हो कि नहीं। अच्छा कोई अदर फैक्टर, उसे भी साइड में रखो। सिर्फ आज के बेसिस में, आज के प्राइस के बेसिस में क्या ये कंपनी का केक आप ले सकते कि नहीं, यही इसका डिमांड को डिसाइड करेगा। बस इतनी सी है। और बाकी कोई भी बातें जो भी आपको मैं अभी बताया, ये सभी चीजों को कांस्टेंट रखना है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। चाहे केक खाओ, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, चाहे फ्लाइट में चढ़ो, ठीक है, चाहे फ्लाइट में चढ़ो या ट्रेन में जाओ। ठीक है, देखो सर अगेन दूसरा एग्जांपल भी आ सकता है। से फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट में चढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो कि यहाँ से आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो यू जस्ट फील दैट चलो भाई ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करके हम, ये कहाँ है, ये केरला में है, ये जो बोर्ड देख के मुझे लग रहा है ये केरला में है। तो अगर आपको लगता है कि आप फ्लाइट में जाना चाहते हो, मुंबई का फ्लाइट दिखा रहा है 15 दिसंबर का, चलो बुक करते हैं, क्या प्राइस बताएगा? आई डोंट नो सर, जस्ट ऐसे ही चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ दाम बता रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कुछ दिखाया? कुछ नहीं दिखाया अभी तक सर टू मुझे। एंड फ्रॉम सेम छिलो। हाँ हाँ हाँ, ओह अच्छा अच्छा, सॉरी, हैदराबाद से चल जाते हैं, चलो फिर से, क्या प्रॉब्लम दिखाएगा? अब एग्जाम्पल क्यों समझो सर, मैं फ्लाइट में सोच रहा हूँ मुंबई से हैदराबाद जाने वाला हूँ, ठीक है, अब मेरे मन में चल रहा है भाई ट्रेन में भी जा सकते हैं। हाँ भाई बस में, हैदराबाद टू मुंबई बस चलता है क्या, लोकल बस? अब देखो 8,000 का भाड़ा बोल रहे हैं, मुंबई से हैदराबाद ऐसे बहुत दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी क्लोज एरिया में ही है, बट फिर भी कल ही जाना है तो फिर भाड़ा हाई है, 8,673। ठीक है, 9435 का भी टिकट है। हाँ,
अब सवाल क्या है सर, मैं फ्लाइट का टिकट के बारे में नहीं बताना चाहता। डिमांड को जब एनालिसिस किया जाता है तो कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब आप रिलेटेड सोच रहे हो कि भाई क्या ट्रेन में जा सकते हैं, अब ट्रेन में जाएंगे तो फिर फ्लाइट का डिमांड का क्या होगा, तो फिर वो डिमांड नहीं होगा। आप सिर्फ अभी फ्लाइट के प्राइस के बेसिस पे सोचो कि क्या इसका डिमांड आपके लिए है, डिमांड का क्या फॉर्मूला है, मतलब डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम जो भी हो, ठीक है, आपको अगर डिजायर है कि भाई मुझे फ्लाइट में मुंबई से हैदराबाद जाना है और उसको खरीदने का मेरे पास पैसा है, देन ओनली इट विल बिकम अ डिमांड। और जब डिमांड को एनालिसिस किया जाए तो कुछ चीजों को कांस्टेंट कर दो, लाइक ट्रेन में जाना, बस में जाना भाई नहीं चलते यार, ठीक है, या फिर कुछ अदर फैक्टर कुछ भी, तो फिर वो डिमांड एनालिसिस नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी बात है, समझ में आया सर? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? रट्टा मत लगाओ, सिर्फ सिर्फ रट्टा ना लगाओ। यस सर। रट्टा लगाओ, मगज करो, कुछ तो करो, बट समझ के। The law of demand states that people will buy more at lower price and less at higher price. दाम कम हो जाएगा तो ज्यादा लेंगे, है ना, और बढ़ कम हो जाएगा तो ज्यादा लेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो कम लेंगे, सिंपल बात है, या तो नहीं लेंगे। जैसे टिकट के प्राइस पे के बारे में जब मैं बात कर रहा था, ये एक अच्छा एग्जांपल बन सकता है। क्या लगता है कि अगर टिकट का प्राइस कम हो जाता है अचानक से, टिकट का सेल बढ़ जाएगा ना? अगर आपको अचानक से पता चला कि 8673 का टिकट का दाम 7000 में आ गया, तो आप जल्दी खरीदने के बारे में सोचोगे। इट्स ए नॉर्मल डिमांड बिहेवियर, ये पढ़ने वाला चीज नहीं है, ये महसूस करने वाला चीज है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ किताबी बातें, ये तो रियल लाइफ है। 8000 का टिकट अचानक से 7800 हो जाएगा तो भी लोग बोलेगा भाई 700 का डिस्काउंट मिल रहा है अभी लो, वो भी एयर इंडिया दे रहा है। ऐसे एयर इंडिया का टिकट का दाम जल्दी से इतना कम होने को देखने को नहीं मिलता। सबसे सस्ता और सबसे किफायती तो इंडिगो देता है, मैं जितना देखा हूँ सर। एयर एशिया भी कभी कभी ऑफर छोड़ता है, गो एयर्स का पता नहीं इतना, जो भी हो पता होगा आप लोगों को ज्यादा, मुझे जितना पता था मैं आपको बताया। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट सिंपल, पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस, लेस एट हायर प्राइस एंड अदर थिंग्स भी इक्वल। इसको इससे थोड़ा सा मतलब टफ ढंग में भी कहा जाता है, टफ इन द सेंस की थोड़ा सा, और इसमें कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेस इट्स quantity demand decreases, and when product price decreases its quantity demand increases and vice versa। इस तरह से बोला जाता है, while other things being equal, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, लेकिन इन सिंपल ही है। अच्छा, और भी कुछ बातें? क्या बातें सर, बातें तो खत्म ही नहीं होता आपका। सर अकॉर्डिंग टू मार्शल, द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक मैंने ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लास्ट क्लास में भी बताया था। और हिग्स एंड एलन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, कि ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड क्यों होता है। बिग क्वेश्चन सर, कि डिमांड कर्व भाई तुम डाउनवर्ड क्यों होते हो, डिमांड कर्व भाई तुम डाउनवर्ड क्यों होते हो, अपवर्ड क्यों नहीं हो जाते? हाँ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, अपवर्ड अपवर्ड होता है क्या? हाँ होता है, बट वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होता है। जैसे कि जैसे ये देखो एक नॉर्मल डिमांड कर्व, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है, एक सिंपल डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड क्यों होगा, अपवर्ड क्यों नहीं होगा? आमतौर पे एक्सेप्शनल सिचुएशंस पे डिमांड कर्व अपवर्ड भी होता है, बट दैट इज इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। बट नॉर्मल सिचुएशंस पे डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। बट क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे तीन कारण होता है। तीन कारण है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, जिसके बारे में किसने कहा? हिग्स एंड एलन ने कहा। ये दोनों फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कहा। और एक बड़ा सा फेमस सा बंदा, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, अल्फ्रेड मर्सर, ठीक है। ठीक जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं एज पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसी तरह जैसे एडम स्मिथ का एरा खत्म हुआ, मर्सर साहब का एरा चालू हुआ, अल्फ्रेड मर्सर। उन्होंने कहा कि भाई ये डिमांड कर्व जो है ना, ये डाउनवर्ड इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं।
अब आपके मन में चल रहा है सर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही क्या है और ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही क्या है। चलो सर फटाफट समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं आपको थोड़ा कम समय में बताना चाहता हूँ, पर फिर भी अल्टीमेटली बोलते बोलते अपना आदत के कारण थोड़ा ज्यादा ही बोल देता हूँ। सॉरी सर, मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूँ इतना ज्यादा क्यों बोलते हो भाई, कम बोला करो। ओके, क्वेश्चन क्या है, रैशनल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब इसके पीछे दो तीन रीजन जो भी आपको मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इलाबोरेट वे में बताता हूँ। सर कहता है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, देखो सर थोड़ा सोचो, डिमांड का पहले देखो, सोचो डिमांड कब देखने में क्या होता है। थोड़ा सा मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि डिमांड का बेसिक्स एरिया है, तो थोड़ा समय ले रहा हूँ। आखिर डिमांड तुम डाउनवर्ड क्यों होते हो। अब डिमांड डाउनवर्ड ऐसा होता है सर, ये ओरिजिन है, इधर प्राइस दिखा, क्वांटिटी दिखा दे दो सर, क्वांटिटी डिमांड मतलब कितना करके क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, इस तरह का। अब आप इधर वाई एक्सिस ही है, ये एक्स एक्सिस है, इधर आप प्राइस दे दो, ठीक है। मानो कि 1 2 3 4 इस तरह का। अब थोड़ा सिंपल सा बातें हैं कि जब प्रोडक्ट का प्राइस, ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड, कितना डिमांड कर रहे हो आप। अब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, सिंपल बात है ना। प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। ओके, अब लुक एट सर, मैं जस्ट इसको ड्रॉ कर रहा हूं। प्राइस जब 4% है तो डिमांड क्या होगा, कम से कम होगा कि ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको फ्लाइट में समझाया, डिमांड दाम, कम হবে। थैंक यू सर। प्राइस 4% तो डिमांड 10 यूनिट, प्राइस 3% तो डिमांड 20 यूनिट, प्राइस 2% तो डिमांड 30 यूनिट, प्राइस 1% तो डिमांड 40 यूनिट्स। एंड नाउ जस्ट touch these points, connect these points, and this becomes a demand curve. And more interestingly, ये demand curve जो बना, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है सर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, ये डाउनवर्ड क्यों है, के पीछे क्या कारण काम करता है। अब इसके पीछे हिग्स एंड एलन का दो कॉन्सेप्ट है और अल्फ्रेड मर्सेल सर का एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हिग्स एलन कहता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। अब हिग्स क्या कहता है, देखो हिग्स एंड एलन दोनों जोड़ीदार है। ऐसे हिग्स एंड एलन के बारे में एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे आगे, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। इंडिफरेंस कार्ड एनालिसिस, तब मैं थोड़ा डिटेल्स बात करूंगा, बट फिलहाल व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल, देखो सर जैसे जैसे दाम फॉल करता है, चाहे टिकट का प्राइस हो या एनी प्रोडक्ट प्राइस, when price of a commodity fall it becomes relatively cheaper than other substitute commodity. इट्स लाइक कि अगर मैं फ्लाइट से एग्जांपल आपके सामने रखूं, अगर हैदराबाद से मुंबई जाने का या मुंबई से हैदराबाद जाने का फ्लाइट का टिकट का दाम, अगर एयर इंडिया का दाम कम हो जाता है एयर एशिया से, तो ये रिलेटिवली चीपर है, यस और नो। हेलो, यस अरे सर। बोलो ना। तो क्या बोलते हो कि अगर टाइम आपके लिए मैटर नहीं है कि भाई कब पहुंचना है, आपको बस पहुंचना है कल, ठीक है, तो आप कौन सा टिकट चूज करोगे, 8673 के 9435। 8673। ठीक है, तो अगर दाम कम जिसपे होगा उसी पे आप शिफ्ट करोगे ना, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना, सिंपल। यस सर। सॉरी, मैं जल्दबाजी में ग्राफ को ही रब कर दिया, सॉरी, जल्दबाजी मतलब गलती से हो गया। तो आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉलो कर रहे हो कि जिसका दाम कम होगा आप उसके पीछे भागोगे। तो ये क्यों होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण होता है। It becomes relatively cheaper than other substitute commodity, and this induces the consumer to substitute the commodity whose price has fallen for substitute commodity. मतलब एयर एशिया की जगह आपको एयर इंडिया पसंद इसलिए आया क्योंकि उसका दाम कम था। As a result of this substitution effect, the quantity demand of the commodity whose price has fallen rises. जिसका दाम कम होता है, जिसका दाम कम होता है उसका डिमांड बढ़ता है। ओके, जिसका प्राइस कम होता है उसका डिमांड बढ़ता है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। और ऐसा होता है,
ऐसा होता है, बड़े से बड़े बिजनेस सिमिलर एनालिसिस पे चलता है। ठीक है, दाम कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाए, दाम ज्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाए, चलता रहता है ना। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम किया आपने देखा? जैसे ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया कि रिलेटिव दाम पे मुझे मिल रहा है तो डिमांड कब डाउनवर्ड हो रहा है, ये हिक्स एंड एलन का मानना है, और ये मानना बिल्कुल जायज है। हिक्स एंड एलन साहब का ये जो मानना है ये बिल्कुल जायज मानना है कि भाई चलो सही बोल रहे हैं। अच्छा, इनकम इफेक्ट भी काम करता है क्या डाउनवर्ड होने के पीछे? मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? हम लोग एक सिंपल सा इफेक्ट ढूंढ रहे हैं कि भाई डिमांड कब तुम डाउनवर्ड क्यों होते हो, बस इतना सा सवाल है। भाई डिमांड तुम डाउनवर्ड क्यों होते हो, बस इसके पीछे का कारण ढूंढ रहे हैं, अलग अलग कारण। इसमें सब्स्टिट्यूशन एक कारण है, दूसरा कारण बता रहे इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट के कारण भी डिमांड कब डाउनवर्ड होता है, कैसे? बोलता है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल करता है, प्राइस फॉल इन द सेंस 5 4 3 2 इस तरह से, जब प्राइस फॉल कर रहा है, द कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विथ हिज गिवन इनकम। यस और नो? आपका जो भी गिवन इनकम है उसी दाम पे आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट खरीद पाओगे। एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। पहले जो चीज 5,000 में बिक रहा था, अब वही चीज अगर 4,000 में बिकेगा तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। ये सुन नो? तो आपके पास स्टील 1,000 टका आपके पास बैलेंस पड़ जाएगा ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो इस 1,000 टका में से फॉर एग्जाम्पल तुम फ्लाइट का टिकट काट रहे थे, अब फ्लाइट का टिकट का दाम 9,435 से 8,673 का मिल गया आपको। अब आप सोच रहे थे कि प्लेन में खाना खाए कि ना खाए, है ना? तो जैसे आपको टिकट का दाम सस्ता पड़ गया, आप प्लेन में खाना बुक कर लिए। इससे पहले आप क्या सोच रहे थे? नहीं यार, प्लेन में खाना महंगा है, कौन खाएगा, छोड़ दो। लेकिन जैसे ही आपको टिकट सस्ता मिला, वो 1,000 टका में आपने टिकट बुक, खाना बुक कर लिया। तो इसमें अल्टीमेटली आपका दोनों सर्विस आपको मिल गया, लेकिन आपका परचेसिंग पावर तो बढ़ गया। ये सर नो? यस। ठीक है, Yes. समझ में आ रहा है ना सर? अब समझ रहे हो ना कि कैसे डिमांड इनकम इफेक्ट के कारण डिमांड कब डाउनलोड होता है? अनदर पॉइंट, अनदर प्रूवमेंट था। अगर प्रोडक्ट का दाम कम होता है तो ऑटोमेटिकली बंदे का परचेसिंग पावर बढ़ता है और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ता है। और सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट इज अगेन वही, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा मतलब इधर से प्राइस का कम होना और इधर से डिमांड का बढ़ते रहना। प्राइस कम होना और डिमांड का बढ़ते रहना अल्टीमेट इफेक्ट को डाउनवर्ड ही दिखाएगा। तो इसको कहते हैं price effect equals to, price effect equals to, this is the price effect equals to income effect plus substitution effect। बोलो सर, इक्वेशन समझ में आया? प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड जो वन ऑफ द मेन रीजन है डिमांड का डाउनवर्ड होने के पीछे। प्लीज टेल मी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर का भी एक एरिया है। when price of a commodity is relatively high, only few consumers can afford to buy it। जब किसी चीज का दाम थोड़ा ज्यादा रहता है तो कुछ ही कस्टमर खरीद पाते हैं। बट व्हेन इट प्राइस फॉल्स, अब पहले से काफी लोग, जैसे मानो अगर मानो यही टिकट का फ्लाइट का टिकट अभी पहले से सस्ता हुआ है, ठीक है, या फिर लोगों का इनकम बढ़ा है, कुछ तो हुआ है। एक जमाने में मानो टिकट का दाम 12,000 हुआ करता था, अब वही टिकट अगर 7,000 8,000 में अवेलेबल है, तो जो लोग पहले टिकट काटने से पहले फ्लाइट का सोचते थे कि भाई टिकट काटे कि ना काटे, अब वही लोग बोलेंगे भाई क्या फालतू में 2 दिन में ट्रेन में धक्कर धक्कर करके जाएगा, चलो भाई फ्लाइट ले लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का अलग बात है, उनका ट्रेन का सुविधा कम है, वो लोग ऐसे ही बात बात में फ्लाइट करते हैं, उपाय नहीं है उनके लिए, ठीक है। बट बाकी इंडिया का जो प्लेन लैंड में जो लोग है नॉर्मली, ठीक है, उनके लिए तो ट्रेन अवेलेबिलिटी बहुत हाई है। बट फिर भी वो लोग भी शिफ्ट हो रहा है फ्लाइट के लिए, ठीक है, कि भाई क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो पहले अगर 5 लाख लोग फ्लाइट का टिकट डेली काटता था, अब शायद टिकट का दाम कम होने के कारण 5 की जगह 10 लाख लोग या 3 लाख और बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल डिमांड मार्केट में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हेलो,
हाँ सर, बाढ़ लो। यस, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर का ग्रो करना भी, नंबर ऑफ कंज्यूमर का ग्रो करना भी डिमांड का आपका डाउनवर्ड होने के पीछे का और एक अनदर रीजन, ठीक है। एंड द मोस्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय अल्फ्रेड मर्सर, ओके, अल्फ्रेड मर्सर, जो भी नाम से पुकारो भाई, अल्फ्रेड सर तो अल्फ्रेड सर ही है। लॉ ऑफ डीएमयू के नाम से कहा जाता है, लॉ ऑफ डीएमयू। थोड़ा सा ध्यान से सुनना डीएमयू को, ठीक है, कि कैसे डीएमयू डिमांड का आपको डाउनवर्ड कर दिया। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे यूटिलिटी कम होता है वैसे 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 डिमांड का डाउनवर्ड हो जाता है। सर ऐसे कैसे? ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, बट ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। इसको फ्लाइट से बताया जा सकता है बट मैच नहीं करेगा, कुछ और वे से बताते हैं। जैसे आजकल क्रिसमस सेल वगैरह चल रहा है बहुत सारा जगह में, किसी फैशन साइट में जाए क्या? मिंत्रा, चलो चलते हैं। विराट कोहली बड़ा ऐड देता है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा, ये देखो। और ये तो कौन है? रणबीर और अलिया, नहीं कौन है? अलिया नहीं, इसका नाम क्या भूल गया मैं, जो भी हो चलो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखो सर, सेल चल रहा है सेल चल रहा है सर, तो क्या बोलते हो, ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? देखो सर, कस्टमर के माइंड को लेके कैसे खेलता है ये लोग, हमारे साथ कैसे खेल खेलता है। देखो, हाफ प्राइस स्टोर, अंडर 499 स्टोर, फ्लैट 500 ऑफ, 90% ऑफ, 80% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ, सब डिमांड का खेला है। मोह माया है सर, मोह माया। डिमांड क्या है? मोह माया। मोह माया समझते हो? ठीक है, ग्रीड, ठीक है। अब देखो हम लोगों को ग्रीडी बनाते हैं। एंड ऑफ सीजन सेल, बिल्कुल सीजन सेल चल रहा है, आई अंडरस्टैंड, दिसंबर 10 to 16, ठीक है। कोल्ड विंटर सेल चल रहा है। अब देखो कैसे खेल खेल रहा है, देखो क्या लेना है, जैकेट लेना है, चलो जैकेट लेते हैं। हाँ, कहाँ चला गया जैकेट वगैरह, स्वेट शर्ट, स्वेटर, चलो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं एक जैकेट उठाता हूँ यहाँ से। पसंद ना पसंद आपका है, बट मैं तो आपको बस लुइस फिलिप्स का 3299 का है, 2144 में दे रहा है। अरे वाह। अच्छा आप चीज एक मुझे बताओ, अब मानो कि आपको इस तरह का कोई जैकेट लेना है, थोड़ा सस्ता वाला देखते हैं, ये थोड़ा मुझे महंगा में दिख रहा है, मैं थोड़ा सा सस्ता में ढूंढ रहा हूँ। हाँ रॉगन का, इन लोगों का एक होता है, हाँ कौन सा ले, रोडस्टर, हाँ ये थोड़ा सस्ता में है, 519 का। ध्यान से सुनना सर बात को, क्या बता रहा है, ओरिजिनल प्राइस 1299 का है, बट अभी चल रहा है सेल के कारण 519 में, ओके। अब देखो एक्चुअली ये लोग किस तरह से सेल में कमाते हैं। देखो डिमांड का कैसे काम करता है, पब्लिक का। ऐसे तो दाम कम है, काट के दिखा रहे हैं, सॉरी, दाम काट के दिखा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दाम कम हुआ तो सेल क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। बाढ़ पे बढ़ेगा सर जी। बढ़ेगा। अब डीएमयू कैसे काम करेगा, देखो। अब डीएमयू को अब सोचो, अच्छा अगर मानो कि ये आपको बहुत जरूरी है, आपको एक देखो हल्का हल्का ठंडा है, अगर मैं कोलकाता का वेदर बोलूं तो ऐसे हल्का सा स्वेट शर्ट में चल जाएगा ना, हाँ चल जाएगा, कोलकाता का ठंडा चल जाता है, ठीक है। अब आपको अगर ये चीज जरूरी है तो आप 519 में ये चीज खरीद लोगे, ये सर नो? हाँ सर। अगर 519 में क्यों, अगर 719 में 19 में देता ना तो भी ले लेते आप, अगर आपको ये पसंद आ गया हो। अब यहाँ पर खेल है कि लॉ क्या कहते हैं, डीएमयू क्या कहते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं कि अगर आपको मानो कि आपका फ्रेंड बोला कि भाई तेरा ये स्वेट शर्ट अच्छा है, या फिर तुम्हारा भाई है गांव में है, या फिर दूसरे शहर में रहते हैं, तो वो भी बोला कि दादा मेरे लिए भी एक लेना, तो तूने जैसा लिया बस कलर अलग ले लेना। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि सेकेंड या थर्ड जो आपके फ्रेंड ने आपको बोला, या जो थर्ड है जो आपके भाई ने आपको बोला, क्या वो आपके लिए उतना नेसेसिटी है जितना आप खुद के लिए ले रहे हो? उसका जेन्युइन बात करना सर, नहीं सर भाई के लिए लेना जरूरी है, ऐसा मतलब इमोशंस को साइड में रख के बात करना। मतलब फर्स्ट वन जो आपको चाहिए आपके करेंट नीड के कारण, ये जितना जरूरी है,
क्या सेकंड और थर्ड इतना जरूरी है आपका, या फोर्थ वन शायद माँ ने बोला किसी को देना है तो हो सके तो लेके आना, क्या आप उतना नेसेसिटी के साथ खरीदोगे? नो। प्लीज टेल मी। तो फर्स्ट वन एकदम नीड ऑफ द आवर है, ये तो लेना ही है। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ये सोचो कि मिंत्रा आपको ऐसे तो देता नहीं है ये बार्गेन का ऑफर, बट अगर मानो कि ये बार्गेन का मौका देता है आपको, ठीक है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ के लिए क्या आप 590 नहीं देना चाहोगे या उससे कम देना चाहोगे? सर कॉम। अगर ये कोई दुकान होता जो बार्गेन करता, मानो मिंत्रा बार्गेन करने का मौका आपको दे रहा है, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मल फिजिकल स्टोर में हम लोग बार्गेन करते कि नहीं करते? दादा चाटते निচ্ছি, হ্যাঁ দাদা চাটতে নিচ্ছি কিছু তো কম করুন, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা थोड़ी নিচ্ছি চাটতে নিচ্ছি দেখুন কিছু তো कम করুন। दुकानदार बोलेगा अच्छा दादा ठीक है तो 50 টাকা कम दे दीजिएगा, अरे 50 টাকায় কি হয়, कम से कम 200 টাকা ছাড়ो। तब दुकानदार क्या बोलेगा, अरे दादा इतने का खरीदा हुआ नहीं है आपको कैसे दे दूं, हाँ। अब फिर आप थोड़ा सा गए, फिर वो आपको बुलाता है, अरे दादा सुना सुना सुन, फिर आपको बोलेगा अरे ठीक है दादा आप 100 টাকা कम लीजिए पर ले जाइए, ऐसे चलता है बार्गेन का। तो सेकंड थर्ड या फोर्थ के लिए आप इसके लिए मानो कि सेकंड वन आपको 500, थर्ड के लिए आपको आप 480 दाम बोल रहे हो, फोर्थ के लिए आप मानो 450 का दाम लगा रहे हो, ठीक है। तो ये डीएमयू हुआ, डीएमयू, ये जो कॉन्सेप्ट लगाया ना आपने, ये एक्चुअली आपने डीएमयू का कॉन्सेप्ट लगाया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आपका जरूरत कम होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट के लिए दाम पे करने का भी इच्छा कम हो जाता है, मतलब विलिंगनेस टू पे कम हो जाएगा। क्योंकि आपका विलिंगनेस टू पे कम हो रहा है तो फिर आप दाम में कम आना चाहते हो, 520 की जगह 500, 480, 450 में उतर जाओगे। अब दुकानदार उतना तक ही आपको देगा जितने का उसका, जहां तक वो प्रॉफिट कर सकता है ना वो देगा। जहां देखेगा कि मेरा प्रॉफिट के बाहर जा रहा है, मेरा खरीदा हुआ नहीं है, वो इग्नोर करेगा, ठीक है। एक चैप्टर रहेगा कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में, तब मैं डिटेल्स में बात करूंगा, वही हिक्स एलन का और ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक एडवांस कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा इलाबोरेटिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर खेल क्या है, अब बात को ध्यान से समझना। हम लोग डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और इधर हम लोगों ने प्राइस के बारे में बात कर, ये 0 है, 0 से 100, 200, 500 इस तरह का, ठीक है। अब दाम 500 है तो आप एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, जैसे जैसे दाम 500 से 480 हो जाएगा आप 2 ले लोगे, 450 हो जाएगा तो आप 3 ले लोगे, ये सर नो? हेलो सर, टेल मी। यस सर। तो अगेन डीएमयू काम किया कि नहीं किया डिमांड काल को डाउनवर्ड करने में? यस सर किया। बस यही तो है। अब क्या रटना पड़ेगा, रटो, लैंग्वेज को रटो, इंग्लिश को रटो, बट समझ में आना चाहिए सर। दिस इज सिंपल डीएमयू। मार्शल कहते हैं जिस जैसे जैसे यूटिलिटी कम होता है वैसे वैसे कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट के लिए कम पे करना चाहता है। अब कंज्यूमर तब तक ही उतना कम पे कर पाएगा जितना तक उल्टा दिस साइड में सप्लायर जहां तक उसको सहन कर सकता है, ठीक है। सप्लायर का एक ही आवाज निकलेगा, दादा इतने में खरीदा हुआ नहीं है, जितने में वो खरीदा हुआ दाम से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर उसको मिल जाए, ठीक है, 3 यूनिट बेच के, ठीक है, तो वो देगा आपको, ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन अगर उसका खरीदा हुआ दाम नहीं है तो फिर वो उसके बाद वो नहीं देगा आपको। सिंपल खेल खेलता है सर मार्केट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये मिंत्रा वगैरह ये लोग भी खेल खेलता है, बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 2, हाँ बाई 2 गेट 1 देता है ना। अरे इसी खेल को यूज करता है স্যার শপিং মলে বেশি দিচ্ছে। हाँ वही है, जो भी हो, शॉपिंग मॉल हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करता है। 2 लेने से क्यों दे रहा है आपको, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सेल हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए क्यों वो अट्रैक्टिंग है, क्योंकि आप डीएमयू लगाते हो, आप डीएमयू का सोचते हो, ठीक है। अरे भाई उतना जरूरी नहीं है, चलो यार ले लेते हैं इसको, एक मेरा काम आ जाएगा, एक किसी को गिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब गिफ्ट के लिए इतना अच्छा कौन सोचता है,
कुछ भी दे देंगे यार, मेरे को भी ऐसे ही कुछ दे दिया था, मैं भी बाई वन गेट वन का माल दे दूंगा। डिओड्रेंट वगैरह मिलता है ना मार्केट में। जो लोग मतलब फॉर्मेलिटीज का गिफ्ट का बात करें सर, कुछ गिफ्ट दिल से होता है, कुछ गिफ्ट फॉर्मेलिटीज होता है, उसने दिया मुझे भी देना पड़ेगा। आजकल क्या फैशन चलता है ना, रिटर्न गिफ्ट वाला। ये तो भारत में हम लोग, मैं तो अपने बचपन में ये सब कभी सुना नहीं था, बट आजकल सुनने को मिलता है रिटर्न गिफ्ट। ठीक है, कोई कुछ दे रहा है तो बदले में आप भी संगे संग कुछ दो। ठीक है, बट जो भी हो, कल्चर है, चलता है, लेकिन इसी कल्चर के तहत चल रहा है। ठीक है मतलब कुछ भी दे दो यार, जो फ्री में मिल रहा है, बाई वन गेट वन में मिल रहा है, कंपनी भी उसका मजा उठा रहा है। आएगा कस्टमर आएगा, ठीक है, बाई वन गेट वन वाला माल भी लेके जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वही खेल है डीएमयू, यूटिलिटी कम हो तो डीएमयू का खेला जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा खेल समझ में आ गया। ठीक है, मर्सल का कहना, हिक्स एलन का कहना, और यहाँ पर देखो क्या बोला, द डिमांड कर्व यूजुअली स्लोप डाउनवर्ड बट एक्सेप्शनली स्लोप अपवर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ओके, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है जब डिमांड कर्व अपवर्ड भी होता है। अब आपके साथ वो बात मुझे करना पड़ेगा कि सर कौन सी सिचुएशन ऐसा है जब डिमांड कर्व अपवर्ड होता है। यहाँ पर डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी का ऊपर बेस करके कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस है। ये देखो, ये डिमांड का डाउनवर्ड ही है। ठीक है, डाउनवर्ड का एक चीज हमेशा याद रखना कि डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होता है। ये देखो, ये लेफ्ट है, आप अपने एंगल से देखो, मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट है? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो डिमांड का ऑलवेज ना लेफ्ट टू राइट जो होता है ना वो डाउनवर्ड होते हैं। तो सर अपवर्ड कैसे देखने में होता है? सर अपवर्ड ना राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब यहाँ पर अपवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड नहीं होता। इसे ये तो बेसिकली हॉराइजन वर्टिकल है। ये देखो, इसे वर्टिकल कहते हैं। ये इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कब वर्टिकल होता है, मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाओ। और इसको बोलते हैं हॉराइजॉन्टल डिमांड का, और इसको बोलते हैं वर्टिकल डिमांड का। ये भी डाउनवर्ड है बट इसका स्लोप थोड़ा सा फ्लैटर है। ये स्लोप होता है ना, ये स्लोप है, स्लोप स्लोप समझते हो? जैसे पहाड़ी में नहीं चढ़े कभी, पहाड़ का स्लोप नहीं देखा? हाँ, हिमालय का स्लोप हाई है, टेबल माउंटेन का स्लोप कंपेरेटिवली लो होता है। अरे जैसे हमारे आसपास में छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर जानते हो? छोटा नागपुर जो ट्रेकिंग में लोग नहीं जाते, पुरुलिया में, बांकुड़ा में, या फिर झारखंड में हजारीबाग में, हाँ, ये सब जगह में जो आपको माउंटेन दिखता है ना, छोटा छोटा माउंटेन, ठीक है, किसी किसी एरिया में हार्डली 500-700 मीटर का हाइट है, 800 मीटर मोस्टली स्लोप लो है। ठीक है, और जैसे कि जो हिमालयन रीजियंस है वो सब में, जैसे दार्जिलिंग में जाओगे, ठीक है उसमें ट्रेक करने का बिल्कुल सोचना मत किसी जगह पे भी जाके। ठीक है, तो पागल ही है कोई तो पागल हो जाएगा, जो ट्रेकर है वो अलग बात, लेकिन हर जगह में ट्रेक नहीं हो सकता। जैसे कैलाश, माउंट कैलाश में आज तक ट्रेक नहीं हुआ। सर क्यों, शिव जी मना किया क्या? सर कुछ भी हो, बट आज तक कोई ट्रेक करके चढ़ नहीं पाया, कोशिश किया है कुछ किसी किसी ने। सो बेसिकली स्लोप का मतलब वही है कि कितना खड़ाई है डिमांड, तो कैसे पता चलेगा? इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखो, ये काफी डीप स्लोप है, काफी डीप है। अब ये कैसे डीप है? ये क्यों फ्लैटर है, यू क्यों हॉरिजॉन्टल है, ये क्यों वर्टिकल है, ये क्यों नॉर्मल है, बताते हैं। ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। ओके सर, तो फिर आपने बोला अभी डिमांड का अपवर्ड भी होते हैं, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अरे नजर नहीं आ रहा है तो नजर में मैं ला देता हूँ, नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते। सर कौन है? नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते, ये भगवान का एक गाना है, कृष्ण भगवान का एक गाना, भजन सुन रहे थे सुबह सुबह, हाँ, तो बोलता है कि नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते। बड़ा अच्छा लगता है सर। हाँ, मतलब भगवान के बारे में, इंसान और भगवान के बीच में कनेक्शन जुड़ रहा है, नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते। सर ये क्या हो गया? सर ये तो डिमांड का अपवर्ड हो गया। सर सप्लाई के साथ कंफ्यूज मत होना। क्यों? सप्लाई का भी अपवर्ड होता है। सर सप्लाई का अलग रीजन है, अभी बिल्कुल साइड में रखो उसको। सर सप्लाई का और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड एक है क्या? नहीं सर, एक कैसे है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड अपने कारण से अपवर्ड है, और सप्लाई का, जब मैं आपको सप्लाई बताऊंगा,
सप्लाई का अपने कारण से अपवर्ड है। सप्लाई का अप होना और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का अप होने पे फर्क है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है। अपवर्ड होने के पीछे क्या कारण काम करता है जानते हो? जैसे आपको मैंने अभी क्या सिखाया, हेलो हेलो सर, आप लोग हो कनेक्टेड? Yes, sir. हाँ सर। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांड, ओके, एक्स एक्सेस में, और वाई एक्सेस में प्राइस दिखाते हैं, ठीक है। मानो कि प्रोडक्ट का दाम 0 से 10K 20K 50K बढ़ा दिया, ठीक है। अब खेल कुछ उल्टा होगा, दाम ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, दाम कम होगा तो डिमांड घटेगा। सर ऐसा कब, क्यों और किस लिए होता है, इसका भी कारण बताइएगा। अरे सर तभी तो इतना बात कर रहे हैं, कब, क्यों और किस लिए। दाम ज्यादा है तो डिमांड हाई है। सर क्या बात करते हो? अरे हाँ सर। दाम कम है तो डिमांड घट जाएगा। और जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट आया ना सर, उसको कनेक्ट करना। ज्यादा दाम में डिमांड हाई होगा, दाम कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा साथ साथ। तो डिमांड का आप देखने में ऐसा हो जाएगा, ये भी डिमांड है बट ये एक्सेप्शन टू द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है, और ये अपवर्ड हुआ। आपने देखा मैंने लेफ्ट टू राइट ही किया बट अपवर्ड लेवल में किया। सॉरी, मैंने कुछ देर पहले शायद ये बोल रहा था राइट टू लेफ्ट होता है, ऐसा नहीं होता सर। कॉन्सेप्ट इज लाइक लेफ्ट टू राइट ही होगा बट अपवर्ड वे में होगा। सॉरी सर, मैं बोलते बोलते बोल दिया होगा, ठीक है, अपवर्ड वे में होगा। दिस इज अपवर्ड राइजिंग। अब आपके मन में चल रहा है सर दाम ज्यादा हुआ तो डिमांड क्यों बढ़ा, दाम ज्यादा हुआ तो डिमांड क्यों बढ़ा? अरे ये सब प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, ये सब क्या बोलेंगे सर इसको, थोड़ा सा मैं स्लैंग वे में बताऊं, बड़े आदमी का सर चोंचला है। लग्जरी गुड्स। हाँ यस, ये बड़ा आदमी का चोंचला है। सर क्या सोचे, बड़ा लोगों का चोंचला, चोंचला समझते हो? चोंचला इन द सेंस की ये एक सोसाइटी का एक गजब ही कॉन्सेप्ट है। दाम ज्यादा है तो अच्छा है, समझ रहे हो सर? सर जैसे शेयर कि मार्केट वगैरह में भी तो ऐसा होता है ना, मतलब दाम बढ़ता है तो डिमांड भी मतलब इंक्रीज हो जाता है। हाँ ये होता है, शेयर मार्केट में भी एक्सेप्शंस काम करता है कि दाम बढ़े तो डिमांड बढ़े। यस यू आर राइट सर। बट मेनली जो कारण है शेयर मार्केट वगैरह तो एक सेकेंडरी इफेक्ट में काम करता है, वो अलग चीज है कि दाम बढ़ेगा तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ। यस वो भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। बट मेनली जो होता है कि दाम ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा। जैसे मानो कि डायमंड, अब बोलो कि हीरा का चीज खरीद के आप किसी को कभी सुने हो वो किसी दोस्तों के पास जाके बोलता है कि भाई मैंने 10,000 से एक हीरा खरीदा या 5,000 का हीरा खरीदा, कभी सुने क्या? नो सर। नो सर, इतना कम का तो नहीं होगा। हो सकता है छोटा सा टुकड़ा कहीं से ले लो यार, देखते हैं क्या दाम बता रहे हैं। चलो हीरा खरीदने जा रहे हैं सर, कहाँ पहुंचे? तनिष्क में। हाँ तनिष्क में हीरा का चीज मिलता है। फिंगर रिंग्स, पेंडेंट्स क्या लेना है? नोज रिंग, ये सस्ता में आता है। फिर भी सस्ता मतलब कितना सस्ता? ये देखो, ये देखो सर, अगर किसी को गोल्ड एंड डायमंड नोज पिन लेना है, ठीक है, तो बोल रहा है कि 8454 का है, ठीक है। इसको बंगाली में बोलते हैं नाकेर, ओके, नाक का या कान का भी होता है, कान का, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योरिटी के बेसिस में जाओ तो ये देखो प्योरिटी दिखा रहा है डायमंड क्लैरिटी, ये देखो डायमंड का क्लैरिटी इस तरह से पता चलता है। हाईफाई डायमंड, ये देखो क्या दाम बता रहा है, 10,000, 10,000 का दाम बता रहा है छोटा सा चीज में। अगर सिर्फ डायमंड का चीज लेंगे, ब्रेसलेट डायमंड का, क्या दाम बता रहा है देखिए, दाम देख लो चालू हो गया ये देखो क्लासिक गोल्ड डायमंड ब्रेसलेट 2,96,445, ठीक है। और क्या है, बहुत सारे हैं सर, देखो रेडियंट डायमंड, ये देखो 1,08,580। अब सिंपल बात है सर, देखो बात ऐसा है कि जो बंदा ये डायमंड खरीदेगा ना, वो दोस्त के सामने जाके कभी ऐसा नहीं बोलेगा या अपने रिलेटिव के सामने
कि देखो ये 1 लाख का दाम बता रहा था, जब इसका दाम गिर के 50,000 हो गया ना तब मैंने खरीदा। अगर वो 50,000 में खरीद भी लेता है ना तो भी बोलेगा कि 1 लाख का। ये सब ना, यस सर। अगर बाई चांस वो 50,000 में भी खरीद लेता है किसी कारण से होगा नहीं, बट फिर भी वो रिलेटिव के सामने बोलेगा कि मैंने 1 लाख का ही लिया, वो कभी कम करके नहीं बोलेगा। ये सब प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, ऐसी चीजों में दाम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, और जो लोग ये खरीदते हैं वो इसी सोच के साथ खरीदते हैं क्योंकि दाम ज्यादा था तो मैंने खरीदा। ठीक है, वो सस्ता का बात नहीं करते सर, वो सस्ता का बात नहीं करते। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जब डिमांड का अपवर्ड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द डिमांड का यूजुअली स्लोप डाउनवर्ड बट एक्सेप्शनली स्लोप अपवर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस as in the case of conspicuous goods, given goods। एक थोड़ा सा अलग बात है, conspicuous necessity, future expectation about price। जैसे कि शेयर मार्केट के बारे में कोई बोल रहा था कि सर शेयर मार्केट में ऐसा होता है, बिल्कुल शेयर मार्केट में ऐसा होता है। जैसे रिसेंटली मैंने शेयर मार्केट के बारे में एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट किया था, पेटीएम के बारे में मैंने रिसेंटली एक बात कर रहा था। पेटीएम का शेयर 440-50 में आ गया था सर। ठीक है, जस्ट कितना 10-15 दिन पुराना बात है। ये देखो कितने में चल रहा था, 440 में। मैंने बोला था क्योंकि पेटीएम बाईबैक वगैरह कर रहा है तो पेटीएम का शेयर बढ़ेगा। कितना दिन हुआ, 24 नवंबर से 14-15 दिन, हार्डली 20 दिन हुआ सर। शेयर का दाम चल रहा है सर 530 पे। कितना दाम बढ़ा, अगर किसी ने 50 शेयर भी लिया होगा तो 50 इंटू 70 टका 70 रुपीज, 3,500 का प्रॉफिट कर लिया। अब हिसाब लगा लो आप, जितना 50 ले लो, 100 ले लो, 150 ले लो। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं देखो सर हम लोग स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं तो मुझे पता चलता है कि कब क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो 90% मेरा जो एनालिसिस होता है मैं कम ही बोलता हूँ बट सही होता है। जैसे LIC के बारे में मैंने कुछ दिन पहले क्लास में बता रहा था, इसमें भी वैसा ही हुआ क्योंकि LIC कुछ कंपनी को टेक ओवर किया है। ठीक है, तो उसके कारण LIC के बिजनेस में भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी देखने को मिला। ये देखो सर चल रहा था 650 में, 5 दिन पुराना बात कर रहा हूँ, 650 में चल रहा था। 650 से कहाँ आया, 727 पे। विद इन 5 days अगेन 70-80 रुपीज का प्रॉफिट। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि वही मैं बोला ना, क्योंकि कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं इसको, दाम बढ़ने के पीछे रीजन था। और नॉट जस्ट मी, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बता देता है सर कि सर ये बढ़ सकता है, हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। आई नो दैट आप लोग भी ऐसे आगे आगे सोच विचार कर पाओगे और इसी तरह से दूसरे को भी बता पाओगे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा के। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है, और इकोनॉमिक्स का नॉलेज रहने से तो बिल्कुल कोई आपको रोक नहीं सकता। दम है तो रोक के दिखा, नॉलेज जिसके पास हो ना, दम है तो रोक के दिखा। नॉलेज नहीं है तो थोड़ा चिंता है, नॉलेज है तो पूरा भरोसा रख सकते हो। तो बात क्या है सर, सर बात ऐसा हुआ ना कि ये सब क्या है, दाम बढ़ेगा इसी सोच के साथ डिमांड बढ़ जाए। अच्छा ये सब जो मैंने आपको अभी बोला डायमंड के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये जो मैंने आपको डायमंड के बारे में बोला दैट इज एक्चुअली कॉन्स्पिशियस गुड्स। अच्छा ये जो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी कॉन्स्पिशियस जरूरतें, ये कुछ इस तरह का है कि मानो मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है तो मुझे भी चाहिए। आजकल आईफोन के क्या मॉडल चल रहा है सर, आईफोन का कौन सा मॉडल है, 14 चल रहा है सर। 14 सर। तो मेरे फ्रेंड के पास है तो मुझे भी चाहिए, तो मैं तो दूसरे को देख के नीड क्रिएट होना। जैसे मैं घर के औरतों को देखता हूँ, ठीक है, औरत को मतलब जो लोग घर में जो भी माएँ बहनें हैं ना सर, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ये कुछ तरह का लोग होते हैं कि दूसरे के घर में जाते हैं, कुछ देखता है कि उसका बाथरूम बढ़िया है, किसी के घर में जाते हैं कि भाई उसका ना किचन बढ़िया, हम लोगों को भी ऐसा किचन बनाना है। ठीक है, तो दूसरे को देख के मन करता है कि नहीं मुझे भी ऐसा करना है। तो ये जो नेसेसिटी क्रिएट होता है ना, ये इसको कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी कहते हैं। मॉड्यूलर किचन, आजकल लोगों का एक देखना एक चोचला चलता है, मॉड्यूलर किचन बनाना है। नॉर्मल किचन में लोगों का आजकल दिल नहीं भरता, क्योंकि वो किसी के घर में जाके देख लिया कि मॉड्यूलर किचन बोल के कोई चीज है, तो ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्रिएट हो जाता है। बताया आपको क्या किचन बनाया, मॉड्यूलर किचन। अब वो भी घर पे मॉड्यूलर किचन बनाएगा, क्या ये बहुत नॉर्मल नेसेसिटी है, मॉड्यूलर किचन बनाना बहुत जरूरी चीज है क्या, नॉर्मल डिमांड है क्या? हाँ सर,
क्या आपको लगता है मॉड्यूलर किचन नॉर्मल डिमांड है? मॉड्यूलर किचन बिना खाना नहीं पक सकता क्या? हेलो, अरे बोलो, खाना पकाने के लिए मॉड्यूलर किचन चाहिए, जरूरी चीज है क्या? नहीं ना। हाँ सर। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है, उसके घर में बनाया तो हमारे घर में चाहिए। मतलब शर्मा जी का बेटा जैसे कुछ कर दिया तो शर्मा जी का बगल वाले बोलते हैं देखो शर्मा जी के बेटे को देखो, बड़ा फेमस डायलॉग है, आप लोग जानते हो। सिमिलरली हाँ, ऐसे बंगाल में बड़ा चलता है। पता है बैनर्जी के घर में कितना सुंदर मॉड्यूलर किचन बनाया, तो फिर चक्रवर्ती बोलते हैं कि हमारे घर में भी चाहिए, फिर घोष बोलेगा भी हमारे घर में भी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड सर? इट्स लाइक दैट। ठीक है, ओके। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट भी हो गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी हो गया। एक चीज आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा सर, गिफेन। ये कौन होते हैं भाई गिफेन? हाँ, किसी का नाम है? नहीं, किसी का नहीं है। एग्जैक्टली एक बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट का नाम है। कौन है ये मैथमेटिशियन इकोनॉमिस्ट? रॉबर्ट गिफेन। कहाँ के रहने वाले हैं सर? रॉबर्ट गिफेन आयरलैंड के रहने वाले थे। बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जो भी नाम से पुकारो। रॉबर्ट गिफेन देखना चाहते हो कैसे थे? बड़ा ही सर, क्या फर्क पड़ता है कैसे देखने में थे, हमें क्या है। रॉबर्ट गिफेन, स्टैटिस्टिशियंस, मैथमेटिशियंस, ऐसे देखने में। हाँ, देख पा रहे हो सर? इकोनॉमिक इंक्वायरीज एंड स्टडीज, काफी काम किए इन पे रॉबर्ट गिफिन। देख रहे हो? अब चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिया एम डोसेस। ठीक है, तो कहना क्या है सर? कुछ नहीं कहना है। गिफिन ने एक चीज देखा था। क्या देखा था? मैंने एक चीज देखा। क्या देखा? गिफिन देख रहा है, सुबह सुबह उठा और देख रहा है आयरलैंड में कि आयरलैंड के लेबर लोग, जिस चीज का दाम बढ़ गया वही चीज ज्यादा खा रहे हैं। मतलब ये आज का बात नहीं है सर, ये रॉबर्ट गिफिन का जमाना कब का जमाना है सर? 1837 के आसपास का जमाना है सर, 1837। ठीक है, इनका डेथ हुआ है 1910 में। उन्होंने क्या देखा था? क्या ऐसा क्या देख लिया सुबह सुबह उठ के सर? आयरलैंड में उन्होंने देखा कि कुछ लोग, ठीक है, जो चीज दाम बढ़ गया वही चीज खा गया। रॉबर्ट गिफिन ने ये देखा, रॉबर्ट गिफिन ने ये देखा मार्केट में लोग नॉर्मली चिकन और आलू खाते हैं। क्या खाते हैं सर? चिकन और आलू, या फिर मतलब चिकन और पोटैटो, या फिर चिकन एंड ब्रेड। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में एक इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है। इन्फ्लेशन समझते हो ना सर? हेलो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई सर जी। वेरी महंगाई। गुड सर, महंगाई। अब मार्केट में महंगाई बढ़ा है, मार्केट में महंगाई बढ़ गया। अब क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ गया तो चिकन का भी दाम बढ़ेगा और ब्रेड का भी दाम बढ़ेगा। ये सब नो? यस Yes. सर। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि चिकन का दाम, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आज का रेट ले रहा हूँ, 200 टका केजी इंडियन मार्केट के हिसाब से, 200 केजी से ऐसे कितना चल रहा है चिकन का दाम? मैं तो खाता नहीं चिकन वगैरह, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। एनीवन जिसको पता है बोलो। 165. 165। 165. चलो मैं कोलकाता मार्केट में हिसाब से बता देता हूँ आपको। 200 टका एक स्टैंडर्ड रेट है। चलो ठीक है, गोटा या काटा ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, 165 गोटा है कि काटा है सर? Sir, Gota 110. गोटा 110। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैंने सही आसपास पे ही दाम बोला। ठीक है, आजकल सब ऑनलाइन में क्या क्या नाम है कंपनी का, लिसियस बोल के क्या डालता है, चिकन वगैरह घर पे पहुंचा देता है। या फिर क्या बोलते हैं, और एक कंपनी है बंगाल में, मदर डेयरी का भी चिकन वगैरह होता है। चलो ठीक है, तो ब्रेड का दाम कितना ले? चलो ब्रेड का दाम लेते हैं 25 रुपीज पैकेट। ठीक है, अब इन्फ्लेशन होगा तो 200 का चिकन मानो मार्केट में 400 में बिक रहा है। ठीक है, 400 केजी, और 25 का ब्रेड मार्केट में 50 का ले लेते हैं। चलो डबल कर देते हैं। ठीक है, 50 टका पर पीस, पर पैकेट, जो भी हो। नॉट टेल मी, एक लेबर का इनकम उतना है नहीं जो वेजर है। अब वो क्या करेगा पेट भरने के लिए? चिकन खा पाएगा क्या? जिसका डेली का No. अर्निंग ही शायद
जिसका डेली का अर्निंग हार्डली 50 रुपीज पर डे है। अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो चिकन खाए, तो क्या करेगा, वो ब्रेड खाएगा या आलू खाएगा। लेकिन आलू का दाम भी तो 25 से 50 हुआ है, या ब्रेड का दाम भी तो 25 से 50 हुआ है। तो जो चीज का दाम बढ़ा उसका डिमांड बढ़ा ना, क्योंकि कॉम्पेरेटिव वे में उसके साथ जो अच्छा चीज था, जो सुपीरियर प्रोडक्ट था, लाइक चिकन, जिसको यहाँ पर सुपीरियर हम लोग मान रहे हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट का दाम इतना बढ़ गया ना कि सुपीरियर हम खा नहीं सकते। तो जो इंफीरियर है कॉम्पेरेटिवली, चिकन से इंफीरियर क्या है, ब्रेड। प्रोटीन के हिसाब से सोचो भी तो, अगर चिकन से इंफीरियर है ब्रेड या चिकन से इंफीरियर है पोटैटो, इंफीरियर गुड्स का दाम बढ़ रहा है, 25 से 50 हो रहा है, फिर भी उसका डिमांड बढ़ रहा है। यस और नो? क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अल्टीमेटली खेल क्या हुआ, यहाँ पर जो चिकन, यहाँ पर जो ब्रेड है या फिर जो आलू है, कंपेयर टू चिकन, दिस इज कॉल्ड गिफन गुड्स। इसे गिफन सर ने अपना नाम सर से गिफन, इंफीरियर माने? इंफीरियर माने लो क्वालिटी, इंफीरियर माने लो क्वालिटी। बात समझ में आया? कंपेयर टू चिकन, कंपेयर टू चिकन ब्रेड या पोटैटो इंफीरियर है। ब्रेड या पोटैटो का भी दाम बढ़ गया, फिर भी लोग ब्रेड पोटैटो खा रहा है दाम बढ़ने के बाद भी, क्योंकि चिकन खाना पॉसिबल है नहीं। सो गिफन गुड्स का दाम बढ़ता है तो भी लोग खाते हैं। तो आई होप यू इज क्लियर नाउ। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछता তাহলে है। স্যার हाँ बोलो। তাহলে স্যার এখানে ডিমান্ড তাহলে ডান দিকে মানে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তো यस, লাইনটা, अपवर्ड, মানে अपवर्ड राइज। ড্রয়িংটা। हाँ ऑब्वियसली अपवर्ड राइजिंग, मतलब गिफन गुड्स जैसे बनो ब्रेड, ठीक है, या पोटैटो, बट ये सिंगल हैंडेडली नहीं सर, कंपेयर टू चिकन। गिफन गुड्स अकेला नहीं होता, वो कंपेयर टू चिकन, ठीक है। कोई सुपीरियर गुड्स है जिसके कनेक्शंस पे ये इंफीरियर है, सुपीरियर के कनेक्शंस पे इंफीरियर है। तो ब्रेड और पोटैटो का दाम 0 से 20 से 40 से 50 हो गया, दाम बढ़ता रहा। पहले अगर एक पैकेट खाते थे अब 2 पैकेट खा रहे हैं, पहले 2 पैकेट खाते थे अब 3 पैकेट खा रहे हैं। तो जैसे जैसे दाम बढ़ता रहा वैसे वैसे डिमांड बढ़ता रहा, बिकॉज मार्केट में महंगाई इतना है कि चिकन खिलाना अपने बच्चों की फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ब्रेड या पोटैटो से ही पेट भरते हैं। सर आप लोग कोलकाता में जो लोग रहते हो, कोलकाता में बिरयानी का बड़ा चल है, ठीक है, जानते हो सर? हेलो, कोलकाता बिरयानी, ऐसे मैं तो नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ सर, नॉर्मली, ठीक है। बचपन में खाता था बट आजकल तो काफी दिन हो गया, क्योंकि मैम फुल्ली वेज है तो मैं भी पूरा वेज बन गया। तो कोलकाता बिरयानी में आलू यूज होता है, लेकिन भारत के दूसरे जगह में जैसे कि हैदराबादी बिरयानी, या फिर जैसे कि क्या बोलते हो, लखनऊ बिरयानी, नवाबी बिरयानी, उसमें आलू नहीं यूज होता सर, ठीक है। कोलकाता बिरयानी में पोटैटो यूज होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अब आपके मन में चल रहा है सर ऐसा क्यों, अब किसी के शायद बिरयानी का खुशबू भी आने लगा हो, हाँ, किस किस को बिरयानी का एकदम खुशबू आ रहा है आंखों, मतलब नाक के सामने। अब सुनो सर, सुनो। अब देखो, कोलकाता की बिरयानी में आलू कहाँ से आ गया? सर कोलकाता में जो नवाब थे, एक्चुअली कोलकाता का नहीं, लखनऊ का लास्ट नवाब, जिसने, जिसको ब्रिटिश लोग कोलकाता में भेज दिया था, किस लिए? बेसिकली एक छोटा सा जगह खिदिरपुर में देके उन लोगों को वहां पर रहने का जगह दिया था, और बोला था कि भाई जब अपना नवाबी एक छोटा सा जगह में दिखाओ, जो आज के खिदिरपुर में आज भी है, ठीक है, कोलकाता खिदिरपुर गार्डन रिज एरिया में आज भी है। तो ब्रिटिश लोग उन लोगों को जहाज में भर्ती करके लोटा कंबल के साथ भेज दिया अपने फैमिली के साथ, ठीक है। नवाबी खत्म, ब्रिटिश पीरियड चालू, ठीक है, मुगल पीरियड खत्म, लास्ट मुगल नवाब जो थे, ठीक है, कुछ नाम थे, बहादुर समथिंग, एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में आप रिसर्च कर लेंगे ना। वो लोग यहाँ पर आके देखा कि भाई चिकन खाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, चिकन खाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इतने सारे लोगों को चिकन नहीं दे सकते, तो क्या करें, आलू डाला जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो, लेकिन आलू का दाम बीच बीच में महंगा हुआ है, ऐसे आलू इंडिया में नहीं मिलता था, जानते हो? आलू इंडिया का नहीं है, ये तुर्क तुर्क का है, यूरोपियन प्रोडक्ट है।
तुर्किश लोग, पोर्तुगीज लोग आलू इंडिया में पहले लाया। आलू हमारे यहाँ पे लोग नहीं खाते थे। आलू प्रोडक्शन इंडिया में होता था, आज भी बहुत होता है, बट हम लोग नहीं करते थे बिकॉज आलू इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ। ठीक है, गोल गोल होता है इंसान आलू खा करके। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि गिफिन ने जो बताया उससे काफी पहले, गिफिन तो 1830 का बात कर रहा हूँ, और ये नवाब का बात भी उसी दौरान है 1700 समथिंग में, जब ब्रिटिश लोगों ने लखनऊ के नवाब को कोलकाता में भेज दिया था। ये सब इतिहास है, मैं बड़ा इतिहास का शौक रखता हूँ सर, देश के बारे में जानने का। तो कभी बैठेंगे तो बात करते रहेंगे, ठीक है, बंगाल के बारे में, इंडिया के बारे में। मैं मतलब आजकल बड़ा सीकर्स हूँ इस हिस्ट्री के बारे में कि ये देश क्या है। कोई कहता है कि भारत का इतिहास तो बस 75 साल पुराना है, वो बुद्धू ही होगा जो भारत के इतिहास को 75 साल सोचता है। सर कम से कम 10,000 साल पुराना होगा, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं। ओके सर, आगे बताओ और क्या कहना है। सर और कुछ नहीं, बस यही है कि दाम बढ़ जाए फिर भी, मतलब इन्फ्लेशन के कारण जो सस्ता चीज है उसका भी दाम बढ़ जाता है, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। तो ये भी क्या हुआ, इसको कहते हैं गिफ एंड गुड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। हेलो, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। सर डिमांड कर्व ना शिफ्ट करता है, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन देयर इज अ राइज इन इनकम। डिमांड कर्व का शिफ्टिंग भी चलता है अगर इनकम बढ़ जाए, अनलेस द गुड्स इज एन इंफीरियर वन। अगर गुड्स इंफीरियर हो तो अलग बात, ठीक है, unless the good is an inferior one, a rise in price of a substitute, a fall in price of a complementary, a rise in populations and a change in taste in favor of the commodity, the opposite change will shift the demand curve to the left. सर ये क्या हो गया, डिमांड कर्व का शिफ्टिंग? यस सर, डिमांड कर्व शिफ्ट भी करता है। सर कैसे? हवा से शिफ्ट कर जाता है क्या? अरे नहीं रे सर, हवा से नहीं, डिमांड का अपने कैरेक्टर के कारण शिफ्ट करता है। मतलब डिमांड आज यहाँ है, कल वहां चला गया। ये कैसे हो सकता है सर? ये देखो सर, ये डिमांड का आपका अपवर्ड राइजिंग देख रहे हो, एक्सेप्शनल्स, ठीक है, कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिफ एंड गुड्स, ये सब डिटेल्स में बोला हुआ है। अगर आप नोट्स फॉलो करोगे, पढ़ने के लिए जरूरी है, लेकिन मैंने आपको सारा कहानी बता दी। अब शिफ्टिंग भी जान लो, ये देखो डिमांड का आपका शिफ्टिंग, पहले डिमांड यहाँ था, अब डिमांड इधर चला गया। बट ऐसा क्यों? प्राइस अपने जगह में है, ध्यान से सुनना, प्राइस अपने जगह में है। अब आपको मैं स्टार्टिंग में एक पॉइंट कहा था, हेलो कंफ्यूज ना होइए, बात को सुनिए और समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड चेंज होता है उसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बट इस बार कुछ अलग करना है, इस बार कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है? फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ, इसमें बाकी सब चीजों को वेरिएबल कर देना है और प्राइस को कांस्टेंट कर देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर, दाम के ऊपर कुछ सिचुएशंस ऐसे होता है जिंदगी में कि दाम छोड़ो यार, अच्छा है तो लेना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर का फीस कितना भी ज्यादा हो, क्योंकि डॉक्टर अच्छा है तो दिखाना पड़ेगा। टीचर का फीस ठीक नहीं लग रहा है पर टीचर अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा। जगह कितना भी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है, पैसा नहीं है, पर फिर भी कैसे भी करके जाना होगा क्योंकि पसंद आ गया। टी शर्ट जीन्स पसंद आ गया, लेना है, थोड़ा दाम महंगा है पर ठीक है चलो कुछ दिन कम खा लेंगे, जरूरत पड़ने से टैक्सी ना चढ़ के बस में चढ़ लेंगे। ऐसा हम लोग करते थे कॉलेज डेज में, आजकल भी जरूरत के हिसाब से करते हैं, फैमिली की जरूरत के हिसाब से, या अगर पसंद आता है तो ले लेते हैं, फिर कुछ दिन सेक्रीफाइस कर लेते हैं दूसरे चीजों में। इट्स नेसेसिटी। ओके, तो प्राइस मेन पॉइंट नहीं है यहाँ पर, मेन पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स पसंद आ गया, आपका इनकम बढ़ गया, आपका टेस्ट आ गया, फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा या फ्यूचर में दाम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा तो आज डिमांड कम हो जाएगा, जब दाम कम होगा तब लेंगे। शेयर मार्केट में चलता है ना। सिमिलरली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे अगर लगता है कि आज कम है तो फिर आज डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड तब तो क्या होगा? जब प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस कांस्टेंट है प्रोडक्ट का, लेकिन बाकी चीजें वेरिएबल है, जिसको हम लोग बस स्टार्टिंग में फ्रीज कर दिए थे, अब उसे खोल देंगे और प्राइस को फ्रीज कर देंगे।
जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो जब सिर्फ प्राइस को फ्रीज करके कांस्टेंट करके बाकी चीजों को वैरी करके डिमांड एनालिसिस होता है तो डिमांड शिफ्ट करता है। पहले डिमांड यहां पर था जिसको हम लोग डीडी से डिनोट कर रहे हैं, अब डिमांड शिफ्ट करके थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। सो राइट साइड शिफ्टिंग, ओके, एरो से डिनोट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। पहले आप क्यू क्वांटिटी लेते थे, अब आप Q1 क्वांटिटी ले रहे हैं। पहले आप दो खाते थे, अब 4 खाते हो, व्हाटएवर। पहले आप 200 लेते थे, अब 400 लेते हो, व्हाटएवर, जो भी चीजें आप लेना चाहते हो। इसे कहते हैं शिफ्टिंग। उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। शिफ्टिंग का दूसरा नाम है इंक्रीज और डिक्रीज। शिफ्टिंग अगर राइट साइड में हो, शिफ्टिंग अगर दाएं साइड में हो तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। शिफ्टिंग अगर लेफ्ट साइड में हो तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब डिक्रीज कब होगा सर? इंक्रीज जो कारण से हो रहा है उसका ऑपोजिट कारण से। मतलब आपको पसंद नहीं आया, ओके, आपका इनकम कम हो गया, ठीक है, आपका इनकम कम हो गया, रिलेटेड गुड्स आपको पसंद नहीं आया, फ्यूचर में दाम कम हो गया, सॉरी बढ़ गया, जो भी मतलब डिमांड, फ्यूचर में दाम कम हो गया तो अभी डिमांड क्या हो जाएगा? फ्यूचर में दाम कम होगा तो अभी डिमांड कम हो जाएगा, तो डिमांड डिक्रीज। जस्ट ऑपोजिट होगा। जिसके कारण डिमांड इंक्रीज होता है जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। पहले डिमांड यहां पर था बट अभी आपका डिमांड गिर जाएगा। पहले आप Q क्वांटिटी डिमांड करते थे, अब Q2 क्वांटिटी डिमांड करते हो, इसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अगेन प्राइस कांस्टेंट है, जितना दाम था उतना ही है, प्राइस में चेंजेस नहीं है, बट बाकी कारण डिमांड को शिफ्ट करा रहा है। मुझको भी तो शिफ्ट करा दे। हाँ सर, अरे सर गाना नहीं सुने? अदनान सामी का बड़ा फेमस गाना है, मुझको भी तो शिफ्ट करा दे। क्या नहीं, लिफ्ट करा दे। अरे चलो ठीक है, मुझे भी तो लिफ्ट करा दे, यहाँ पर मुझको भी तो शिफ्ट करा दे। कौन कहते हैं? डिमांड कहते हैं। मुझको भी तो शिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो शिफ्ट करा दे। समझ आ गया कि नहीं? हेलो, अरे गाना नहीं गा रहा हूँ सर, समझा रहा हूँ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हाँ बुझते सर। पड़ছে। तो ये था डिमांड का शिफ्टिंग का कहानी। अच्छा, डिमांड में ना मूवमेंट भी होता है, ये भी जान ले लो कि जान ले लो मतलब मेरा जान नहीं रे बाबा, जान लो, ठीक है। मूवमेंट कैसे होता है सर? सर डिमांड में मूवमेंट ये सब कारण से होता है। जब प्राइस के कारण, प्राइस कांस्टेंट है, सॉरी प्राइस वेरिएबल है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो ये सिंपल कारण है जो मतलब नॉर्मल रीजन है। अगर प्राइस ज्यादा था, कम हो गया, डिमांड बढ़ेगा, तो इसे एक्सपेंशन कहते हैं। जो नॉर्मल रीजन है, प्राइस अगर मानो पहले 100 था अब 80 हो गया, क्वांटिटी पहले Q था अब Q1 हो गया, तो इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। और ऐसे केसेस में डिमांड का डाउनवर्ड ही रहता है। लेकिन डिमांड का अपवर्ड भी हो सकता है। अगर प्राइस P था अब प्राइस P1 हो गया, पहले आप Q1 डिमांड करते थे, सॉरी पहले आप Q डिमांड करते थे, अब Q1 कर रहे हो, दाम बढ़ा, P से P1 हुआ और आप डिमांड कर रहे हो, तो इसका देखो डिमांड का मूवमेंट देखो, मूवमेंट अपवर्ड। प्राइस जब कम हुआ उसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस जब ज्यादा था, मानो पहले 80 था अब 100 हो गया, तो इसको पहले Q डिमांड करते थे अब Q1 कर रहे हो, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस केस में आपका डिमांड का उसी जगह में रहेगा, शिफ्ट नहीं करेगा, पर डिमांड का आपका मूवमेंट डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना सर, ये डिमांड का आपका अपवर्ड, ये वाला अपवर्ड नहीं, एक्सेप्शन वाला अपवर्ड नहीं, दिस इज अ सेम जगह में रह के डिमांड का मूवमेंट चेंज होगा। इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। हेलो, अगेन बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ प्राइस चेंज के कारण हो रहा है, बाकी चीजें तो अपनी जगह में कांस्टेंट है। बोलो सर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है? एनी डाउट सर? স্যার बोलो। স্যার প্রাইস চেঞ্জ হলেও ডিমান্ডের কোনো চেঞ্জ হবে না? হচ্ছে তো, डिमांड चेंज हुआ तो डिमांड शिफ्ट नहीं करेगा, मूव करेगा, मूव। चेंज तो हो रहा है, पहले क्यू डिमांड था अब Q1 हो रहा है, पहले डिमांड आपका इस एरिया में था अब आपका डिमांड इस एरिया में है, चेंज तो किया। पहले डिमांड आपका इस एरिया में था अब डिमांड आपका इस एरिया में है, चेंज तो हो रहा है। बट ये मूव कर रहा है, मूव, एक ही जगह में मूवमेंट कर रहा है, इसे मूवमेंट कहते हैं, शिफ्टिंग नहीं।
जब ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज होता है तब मूवमेंट होता है, शिफ्टिंग नहीं। जब बाकी कारण में होता है तब शिफ्ट करता है। मतलब गाना थोड़ा समझ लो, मुझको भी तो मूव करा दो, मुझको भी तो मूव करा दो। मूव करा दो कब होगा? ओनली फॉर प्राइस, ओनली फॉर प्राइस चेंज। मुझको भी तो मूव करा दो। और ओनली फॉर प्राइस को छोड़ के बाकी चीजें चेंज, प्राइस कांस्टेंट बाकी चीजें चेंज, तो मुझको भी तो शिफ्ट करा दो, मुझको भी तो शिफ्ट करा। ठीक है, थोड़ी सी तो शिफ्ट करा दो। और ऐसे केसेस में मुझको भी तो मूव करा दो, थोड़ी सी तो मूव करा दो। समझ में आ गया नहीं? बोलो हेलो। अरे समझ में आया या नहीं? बता दो सर। यस सर। স্যার একবারটি ড্র করে দেখাবেন? ड्रॉ करें? कैसे ड्रॉ करें बोलो? ड्राइंग ही तो था। ये देखो শিফটটা কিভাবে হবে একবারটি ড্র করবেন? मूवमेंट अब हो जाएगा सर। मूवमेंट क्लियर है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। मूवमेंट क्लियर है ना? देखो मूवमेंट, देखो मूवमेंट भी एक बार बता दे। ये देखो प्राइस P से P1 हुआ, एरो देखो एरो, तो डिमांड Q से Q1 हुआ। अब लुक एट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। प्राइस P से P1 हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है? ऐसा। डिमांड Q से Q1 हुआ, इसका मूवमेंट कैसा है? ऐसा। तो ओवरऑल मूवमेंट क्या है? इधर से इधर आना और इधर से इधर आना, इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कैसे दिखेगा? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? इतना बता दो। ডাউনওয়ার্ড। बस वही तो हुआ है। अब ध्यान से फिर से देखो, प्राइस इधर से इधर हुआ, क्वांटिटी इधर से इधर हुआ। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मूवमेंट कैसा होगा? अपवर्ड की Upward. डाउनवर्ड? बस क्लियर, আপওয়ার্ড। समझ में आया? आया এই ना समझ में? আপওয়ার্ড হচ্ছে বলে बोलो। এই আপওয়ার্ড হচ্ছে বলে এটা হচ্ছে মুভমেন্ট। यस, अपवर्ड डाउनवर्ड इज मूवमेंट। ठीक है। शिफ्टिंग कब होता है? शिफ्टिंग के पीछे सिंपल रीजन है, प्राइस अपने जगह में, लेकिन आपका चॉइस, आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम कम हो जाना। जैसे फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मैं तू दुकान में गया, टी खरीदने गया था, बट दुकानदार तेरे को बोल रहे हैं कि दादा नेस्कैफे सस्ता में दे रहे हैं, चाय पीना छोड़ो और नेस्कैफे पियो। क्या करेगा? নেসক্যাফে। तो अचानक से तो शिफ्ट नहीं हो गया टी से कॉफी में? ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছে। बस मुझको भी तो शिफ्ट करा, डिमांड शिफ्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे मान ली कि तू मार्केट में गया, अचानक से पता चला कि बाइक पेट्रोल का दाम कम हो गया है, 100 से 90 में जा रहा है। अब इतना दिन से पापा रोक के रखा था कि पेट्रोल का दाम देखा 150 100 150 चल रहा है, बाइक खरीदेंगे तो चला नहीं सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते। बट जैसे ही कम हो गया, अब बाइक खरीदना है, पापा को बोल सकते हो कि देखो पापा दाम कम हो गया, मोदी जी दाम कम कर दिया, जय जय मोदी करोगे। तो अब तो मोदी जी को गाली देते हैं हम लोग, है ना? जैसे पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, जय जय मोदी, देखो मोदी ने गैस का दाम कम कर दिया, तेल का दाम कम कर दिया। तो सिंपल बात है, तो शिफ्ट हो जाओगे बाइक खरीदने के लिए। प्राइस अपने जगह में ही है पर बाइक का, जस्ट बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट गुड्स में चेंजेस है, खुशियां मनाओ, शिफ्ट हो जाओ। ओके आप पहले मानो 10,000 का जॉब करते थे, अब आपका इनकम बढ़ के 20,000 हो गया। पहले आप जो चीज खरीदते थे, आज आप उसका वही चीज खरीदोगे लेकिन ज्यादा खरीद लोगे, दाम वही है। पहले अगर आप मानो 1 लीटर तेल लाते थे घर पे, आज भी 1 लीटर तेल ही लाओगे, लेकिन 1 लीटर नहीं, अब 5 लीटर का पैकेट लाओगे। क्यों? आपका इनकम बढ़ गया भाई। पहले 10,000 होता था तो सोच के खर्चा करते थे, अब इनकम बढ़ गया ना, इतना क्या सोचना भाई, 1 लीटर से 5 लीटर भी लेके चले जाए। तब आपका एक्सक्यूज क्या होगा? मानो कि आप अपने बीवी घर पे हैं, अपनी माँ घर पे है, माँ बोला कि बेटा तेल लेके आना, तुम बोल रहे हो कि भाई माँ या जो भी आपकी वाइफ है, मिसेस को बोल रहे हो कि देखो हमने 5 लीटर ला दिए, ठीक है, रोज रोज ना घैन घैन मत करना, तेल नहीं है तेल नहीं है। मतलब लेकिन यही बात अगर आपको जब 10,000 का तनख्वाह था आपका, when your salary was 10,000 only, अगर आपको रोज बोलता तेल तेल लाओ, क्या बोलते जानते हो?
अभी तो तेल ला के दिए, क्या करते हो, सारा तेल खत्म कर देते हो। हेलो, डू अंडरस्टैंड साहब? साइकोलॉजी समझ रहे हो? अरे साइकोलॉजी समझ रहे कि नहीं? डिमांड का शिफ्टिंग, है सर। ठीक है, यही तो खेल है सर, यही तो खेल है। इसीलिए तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर है, ठीक है। जो समझ गया ना वो मात कर देगा, शेयर मार्केट से लेके फाइनेंशियल मार्केट। लोगों के घर का खबर समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स माइंड पढ़ता है, माइंड। जैसे मैं आपको क्या बोला अभी, माँ या बीवी क्या बोलेगा और उसका हस्बैंड या उसका लड़का क्या जवाब देगा, ये साइकोलॉजी है। लेकिन ये साइकोलॉजी से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हो। दुकान जब बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं ना, इसी तरह से साइकोलॉजी पढ़ता है, तभी बिजनेस चलाते हैं। तो ये है इकोनॉमिक्स का ताकत। ओके, ठीक है सर, मैंने आपको डिमांड रिलेटेड सारी कहानी बता दी है। नेक्स्ट दिन मैं आपको इलास्टिसिटी पे बात करूँ, ठीक है। अब एक दिन काफी डिटेल में, अल्टीमेटली सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी बोल के निकल जाएंगे, बट उतना जल्दी हो नहीं पाता क्योंकि आप लोगों का क्वेरीज का भी मुझे जवाब देना होता है। इट्स ओके, बट नेक्स्ट क्लास इलास्टिसिटी ऑफ আর डिमांड স্যার, के नाम। हाँ बोलो, স্যার बोलो বাকি सर। এগুলো আপনি বলবেন না? ওই हाँ, বলুন না গ্রাফ গুলো। ये वाला, ये सब ग्राफ नेक्स्ट दिन बोलेंगे। इलास्टिसिटी का है, ওকে স্যার, ওকে। ठीक है, ये सब इलास्टिसिटी का है सर, मैं नेक्स्ट दिन बोलूंगा। इलास्टिसिटी का ही है ये सब सारी चीज, ठीक है। ओके, आज इतना ही रखता हूँ सर। থ্যাংক ইউ স্যার। ओके सर, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके बाय सर, सर। ओके बाय। স্যার আজকের বেসিক্স অফ অ্যাকাউন্টিং এর যে টেস্টটা ছিল সেটা আমি ফ্রাইডে দিলে অসুবিধা আছে? अच्छा, इसे दिए दिस ताले, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ठीक है।